गुड इवनिंग क्लास। तो आज इवनिंग का सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाएं। एक बहुत अच्छा सेशन होने वाला है जिसमें क्वेश्चन आपके इजी मॉडरेट हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और ये जो हमारा सेशन रहेगा ये फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग का पूरा अभी तक का आया हुआ जितने भी क्वेश्चन हैं सारे प्रीवियस ईयर कवर करने वाला है। आपका सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करेगा अभी का सेशन आपका। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइव बने ताकि हम अपने सेशन स्टार्ट कर सकें। वॉइस ओके है। गुड इवनिंग ऑल। गौरव शर्मा गुड इवनिंग, गौरव चौहान, मनोज पंत, श्रेय रमोला, अनिल सिंह नेगी, सागर, उत्तर ज्योति, विशाल कुमार, सुमित जोशी, कपिल नौटियाल, सभी को गुड इवनिंग। तो जल्दी जल्दी जुड़ें ताकि हम जल्दी से एक बहुत अच्छा सेशन स्टार्ट कर पाएँ और बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको किस तरीके से एग्जामिनर भटकाना चाहेगा इन इन चीज़ों पे भी हम डील करते हुए चलेंगे। तो छोटी छोटी बारीक चीज़ों को भी आपने इस सेशन पर पकड़ते हुए चलना है। ओके, तो इन चीज़ों का खासकर आपने ध्यान रखना हुआ है। तो जल्दी से आएँ ताकि आपकी परमिशन से हम सेशन को स्टार्ट कर सकें। तो सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएं। तो इसमें अभी तक के जो भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर, खासकर प्रीवियस ईयर में अच्छे खासे क्वेश्चन आपके फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग से आए हुए हैं हर पेपर में आज के डेट में। तो ये सारे के सारे हम कवर करने के लिए इसमें सारा आपका ये कोशिश की है इन ऑब्जेक्टिव में ताकि आपको अल्दो वो क्वेश्चन सेम ना हो बट आपका वो टॉपिक ऐसे क्लियर करें हम कि आपके पूरा प्रीवियस ईयर आप इजीली सॉल्व कर सकें। योगेंद्र पांडे जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गौरव सिंह नेगी जी, सूरज टमटा जी, रोहित नौटियाल जी। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अपना सेशन। तो स्टार्ट करते हैं। भानु बेरवाल जी भी गुड इवनिंग। तो सबसे पहले एमसीक्यूज के साथ बढ़ते हैं। तो मैं आपको स्क्रीन पर आपका एमसीक्यू है, आप अपने आंसर फीड करना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। एक्चुअल शेप ऑफ अर्थ इज कंसिडर्ड एज, एक्चुअल शेप ऑफ अर्थ इज कंसिडर्ड एज। तो एक्चुअल शेप है आपकी अर्थ का, वो कैसा कंसिडर किया जाता है। ओके, तो ऑप्शन है आपके इलिप्सॉइडल, पैराबोलिक, ऑब्लेट, स्फेरॉइड या नन ऑफ दीज। तो बिल्कुल आंसर आने शुरू हो गए हैं। सुभाष पवार जी सी बिल्कुल। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। तो अगर मैं आपको एक्चुअल शेप ऑफ अर्थ की बात करूं तो हमारी अर्थ कुछ इस तरीके की है, इस तरीके का शेप आपका, जिसको हम बोलते हैं अंडाकार भी बोल देते हैं। इंग्लिश में इसी को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस, सॉरी ऑब्लेट स्फेरॉइड। तो जिसने भी सी आंसर दिया है बिल्कुल सही है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ से बेस बनाते हुए आपका चलूंगा। तो इसको हम बोलते हैं, थोड़ा सा इसको जानते हुए चलना, इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? इक्वेटोरियल एक्सिस। और ऐसे जो आपके पोल्स को कनेक्ट हुए करते हुए जो लाइन जाती है इसको हम बोलते हैं पोलर एक्सिस। तो इस शेप को हम जो बोलते हैं ओवरऑल, इसको हम बोलते हैं ओवलेट स्फेरॉइड। तो यहां पे आपसे डायामीटर भी पूछ सकता है। तो 12756.75 अप्रोक्स किलोमीटर आपका डाया रहता है इसका इक्वेटोरियल एक्सिस में, और वही आपका पोलर एक्सिस में है 12713.8 किलोमीटर। ये चीज का ध्यान रखना। तो 2-3 क्वेश्चन यहां से आपका बिल्कुल बन सकते हैं। ओके, तो इस तरीके का भी आपने इसमें ध्यान रखना है। ओके, तो यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि इक्वेटोरियल एक्सिस पूछा जा सकता है, विच एक्सिस इज ग्रेटर। तो इक्वेटोरियल एक्सिस इज ग्रेटर, दैट शेप इज नोन एज कौन सा? आपका ऑब्लेट स्फेरॉइड। ओके, तो सी आंसर सभी के आ चुके हैं। तो इसमें कोई इतनी बड़ी डील नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव करता हूं। तो क्वेश्चन आप पढ़ें। अभी मैंने आपको बताई थी दोनों चीजों की स्पेसिफिकेशन मैंने आपको दे दी थी, इक्वेटोरियल एक्सिस की भी और पोलर एक्सिस की भी। तो यहां पे पूछा गया है इक्वेटोरियल एक्सिस ऑफ अर्थ डिफर्स फ्रॉम पोलर एक्सिस बाय व्हाट परसेंट। ऑप्शन है 42.95, दूसरा ऑप्शन है आपका 34, तीसरा ऑप्शन है 0.34
और चौथा है आपका 0.82। तो इस बार आप लोग आंसर के साथ बिल्कुल क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर डालेंगे। तो सेकंड का आना शुरू हो गया है आंसर। सुभाष पवार जी ए बोल रहे हैं, अनिल सिंह नेगी जी ए बोल रहे हैं, सागर नवानी जी ए बोल रहे हैं, 42.95 हरिंदर कंडारी। सब लोग आप गलत हैं। फिर से आप लोग सब लोग गलत हैं, क्योंकि आप एग्जामिनर को पकड़ नहीं पाए हैं। फिर से यहाँ पे पूछा है, फिर आपसे पूछा गया है, देखिए आपसे ये पूछा नहीं है कि कितना अमाउंट से, यहाँ पे पूछा है फॉर व्हाट परसेंट। जितनों ने भी आंसर दिया, देखो आप छोटी छोटी चीजें नहीं पकड़ पा रहे हैं, यहाँ पे परसेंट पूछा है। आप लोग इतनी जल्दीबाजी कहाँ जाओगे, इतने जल्दी जाके कहाँ जाने वाले हो आप लोग। देखें, गलत करने से अच्छा, मैंने बताया जल्दी आंसर आने से अच्छा है आप टाइम लगा के सही आंसर दें। तो जरा मुझे व्हाट परसेंट, आपको दोनों चीज बताई है मैंने, अभी तक किसी का भी सही आंसर नहीं आया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, अभी अभी मैंने जब बात करी थी आपकी इक्वेटोरियल, अब बताएं जरा परसेंट बाय परसेंट वाइज, 1 to 7 कितना बताया था मैंने, 1 to 7। अब आए बिल्कुल हरिंदर कंडारी जी पहले, सबसे पहले आए आंसर के साथ। इन चीजों को ध्यान दें, ये सेशन का मकसद ही यही है कि जो आप बारीक गलतियां कर रहे हैं उन पे ना कर रहे हैं। अभी तो 20 लोगों की रेस में आप इतनी जल्दीबाजी कर रहे हैं। और बताइए, बिल्कुल संदीप निराला जी आए हैं 2 बिल्कुल परसेंट की बात कर रखी, तो परसेंट आप कैसे निकालेंगे। 42.95 अगर आपसे पूछता कि कितना एक्स्ट्रा है, तो 42.95 किलोमीटर, 42.95 किलोमीटर एक्स्ट्रा है, बट यहां परसेंट पूछा है। इस चीज को क्यों नहीं पकड़ रहे आप लोग। इंक दिख पा रही है, गुड इवनिंग, बिल्कुल बिल्कुल परसेंट पूछा है आपसे, परसेंट पूछा है, तो परसेंट का ध्यान दें। परसेंट आपका कितना है, बिल्कुल आप निकाल के देखें, कैलकुलेट करें कितने से एक्स्ट्रा है, तो आपका आएगा। जितनों ने भी फिर सी आंसर दिया है, बिल्कुल अब आए आप लोग सही। ओके, ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। मैं आपको इन्हीं क्वेश्चनों में जो एग्जामिनर आपसे खिलना चाहेगा, मैं आपको यही खिला के जाऊंगा। ओके, 0.34% एक्स्ट्रा, परसेंटेज वाइज बोलेंगे तो कितना, 0.34%। परसेंट आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल। अब आप लोग सही आंसर के साथ आए हैं, बिल्कुल। ओके, चलो बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर देंगे। तो ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है आप लोगों ने। द सर्वे in which the curvature of earth is taken into account is known as, बिल्कुल ऑप्शन आपके सामने है, जियोडेटिक सर्वेइंग, प्लेन सर्वेइंग, हाइड्रोग्राफिकल सर्वेइंग या टोपोग्राफिकल सर्वे। तो ऐसी सर्वे जिसमें अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर किया जाता है या अकाउंट में रखा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं। ओके, तो यहां पे बात हो रही है विच टाइप ऑफ सर्वेइंग की। तो अगर हम सर्वेइंग की बात करें, इसके क्लासिफिकेशन की बात करें, और मैं बात करूं प्राइमरी क्लासिफिकेशन का, देखें सर्वे को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया है। अगर मैं बात करूं प्राइमरी क्लासिफिकेशन का, तो प्राइमरी क्लासिफिकेशन आपके दो टाइप के हैं, प्लेन एंड दूसरी जियोडेटिक। ओके, ये दो आपकी मेन आपकी सर्वेइंग है। तो आंसर बिल्कुल आने लग गए हैं, मैं पढ़ देता हूँ किसका आया सबसे पहले। सिविल इंजीनियर जी दीपक नेगी का उससे पहले आ गया था, हरिंदर कंडारी जी का भी आ गया था, सुजाता थापा जी का भी आ गया था। ठीक है, सभी का आ गया है, बिल्कुल इसमें इतनी बड़ी बात है भी नहीं। तो ऐसी सर्वेइंग, नाम से ही पता चल रहा प्लेन, तो उसके हम अर्थ का सर्वेचर भी हमने बात करी थी, ऑब्लेट स्फेरॉइड, मतलब कुछ कर्व होगा उसमें ऐसे। तो अर्थ के सरफेस को हम जब प्लेन मानते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्लेन सर्वेइंग, और जब हम अर्थ के सरफेस क्या कर्वेचर को कंसीडर करते हैं उसको हम बोलते हैं जियोडेटिक सर्वेइंग। तो ऐसी सर्वेइंग जिसमें अर्थ के शेप को कंसीडर किया जाता है उसे हम बोलते हैं जियोडेटिक सर्वेइंग। बिल्कुल आप लास्ट तक बने रहे, बहुत छोटी छोटी बारीक चीजें आज आपको देखने के लिए मिलने वाली है। बहुत छोटी छोटी चीजें जहां आप मिस्टेक करने वाले हैं वो आपको मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ओके, तो जियोडेटिक सर्वेइंग, बिल्कुल यहां पे आपका जियोडेटिक सर्वे, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया है, द कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस इज टेकन इनटू अकाउंट इफ द एक्सटेंट ऑफ सर्वे इज मोर देन। अर्थ के कर्वेचर को, एसएससी का ही क्वेश्चन है, काफी टाइम आ चुका है, अर्थ के कर्वेचर को कब हम कंसीडर करेंगे। तो ऑप्शन है आपके
100 किलोमीटर स्क्वायर, 160 किलोमीटर स्क्वायर, 500 किलोमीटर स्क्वायर या 250 किलोमीटर स्क्वायर। देखें ये क्वेश्चन बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, कुछ 195.5 या कोई 195 या 250 या 260, इस तरीके के ऑप्शन में आपको बहुत कंफ्यूज है। तो कुछ तो आपको ऑप्शन के हिसाब से भी आपको सेट करना है, और जो बेसिक चीजें लिखी हैं वो आपको मैं स्टैंडर्ड बुक की वो डाटा आपको मैं प्रोवाइड भी कराऊंगा प्रॉपर लेक्चर में, ठीक है, जो छोटी छोटी आपकी बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आने शुरू हो गए हैं फोर्थ का, बिल्कुल डी डी डी, अनिल सिंह नेगी, सागर, जितेंद्र, गौरव, उत्तर ज्योति, बिल्कुल। तो यहाँ पे ऐसी सर्वेइंग जहां पे अर्थ के सरफेस को हम कंसीडर करते हैं उसको हम बोलते हैं जियोडेटिक सर्वेइंग, और अगर एक्सटेंट आपका 250 या कहीं पर आपका लिखा रहता है 260, उससे ज्यादा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं आपका क्या, कि वहां पर आपको क्या करना है, अर्थ के शेप को क्या करना है, कंसीडर करना है। इसका मतलब 250 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के बाद आपको अर्थ के शेप को कंसीडर करना पड़ेगा। देखें थोड़ा सा कंफ्यूजन जो आप 195 वाले जा रहे हैं मैं आपको समझा दूं। देखें स्टैंडर्ड बुक की अगर मैं बात करूं, जैसे आप इसकी जो बुक लेंगे आप बीसी पुन में, बहुत से नोट्स में भी आपको बहुत कंट्रोवर्शियल चीज दिखेगी, कहीं पे आपको 195 दिखेगा, कहीं पे आपको 250 दिखेगा, कहीं पे आपको 260 दिखेगा, एग्जाम में आपको 250 दिख सकता है, 260 दिख सकता है। तो आपको बिल्कुल मोस्ट अप्रोप्रिएट के साथ जाना है। तो ये ऑब्जर्वेशन से पता किया गया है, अभी मैं आपको समझाऊंगा। प्लेन सर्कल, प्लेन ट्राइंगल होता है आपका, एक होता है स्फेरिकल ट्राइंगल, ठीक है। पहले एक छोटी सी चीज पकड़े, किलोमीटर स्क्वायर की बात की है, यहाँ पे किसकी बात की है, किलोमीटर स्क्वायर की। तो किलोमीटर स्क्वायर किसकी यूनिट है, इसका मतलब एरिया की यूनिट है। पहली बात तो किसकी यूनिट है, एरिया की यूनिट है, बिल्कुल। इसको पकड़े, थोड़ी सी चीज को पकड़े, किलोमीटर स्क्वायर किसकी यूनिट है, आपकी एरिया की यूनिट है। अब देखें ऑब्जर्वेशन हमारा क्या कहता है कि अगर कोई प्लेन ट्राइंगल, छोटी सी चीजें है, बहुत बारीक चीज है पर पकड़े बहुत कंफ्यूजन रहता है। एक होता है आपका स्फेरिकल ट्राइंगल, अभी बताऊंगा मैं इसकी चीजें को, इनकी प्रॉपर्टीज को। तो स्फेरिकल ट्राइंगल जो आपका फॉर्म होता है वो कहां पे होता है आपका, कौन सी सर्वेइंग में होता है आपका, जियोडेटिक सर्वेइंग में, पहली चीज। तो ये ऑब्जर्वेशन से कंक्लूड किया गया है कि अगर हम 195 किलोमीटर स्क्वायर या 195.5 भी बोल सकते हो उसको, किलोमीटर स्क्वायर एरिया का सर्वे करें, तो वहां पे जो डिफरेंस आता है, वहां पे जो डिफरेंस आता है एंगुलर मेजरमेंट में, देखें अगर ये आप देखें तो ये कितना आता है, देखें 180 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, बिल्कुल पकड़ के चले यहाँ पे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। और वही चीज अगर मैं जियोडेटिक सर्वेइंग में बात करूं तो वो कहती है कि इसमें ये ऑब्जर्वेशन से देखा गया है कि इसमें जो डिफरेंस आता है कितने का आता है, +1 सेकेंड एक्स्ट्रा। अब देखें छोटी सी बात, देखें कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है कि 1 सेकंड एक्स्ट्रा को ही मैं अपनी टॉलरेंस अलाउ कर दूंगा, है ना, कि 1 सेकंड एरर आ गया तो मैं ये कंक्लूड कर देता हूं कि 1 सेकंड एरर पे ही मैं 195 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को कंसीडर करना शुरू कर दूं। ओके, तो ऑप्शन के हिसाब से कहीं पे भी आपको देखना है तो इस चीज को आपको देखना पड़ेगा। तो ये चीज आपने देखनी है कि अगर आपसे ये बोला गया है कि 195 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के लिए जो डिफरेंस आता है जियोडेटिक सर्वेइंग में वो कितना आता है, 1 सेकंड का। पर कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है कि 1 सेकंड मैंने एक लिमिट बना दी कि नहीं भैया इसके बाद मैं जियोडेटिक सर्वे ही करूंगा। ओके, तो इस चीज को आपने देखना है। हाँ, ऑप्शन में अगर आता है कि कितना एरर आपका सबसे पहले आता है तो आप बताएंगे उसको 195 किलोमीटर स्क्वायर, और वैसे दोनों चीज वो कभी भी आपके ऑब्जेक्टिव में कॉन्ट्रोवर्ट नहीं करेगा, कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन आपका फिर ये बन जाएगा। तो क्या आपका डाउट क्लियर हो पाया है इस चीज को लेके कि 1 सेकंड का डिफरेंस है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और क्या मैं 250 वाला फंडा आपको दे रहा हूं। तो फर्स्ट जो एरर आता है आपको देखना है 195 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के लिए, ये भी ऑब्जर्वेशन के द्वारा देखा गया है कि वो कितना आता है आपका, 1 सेकंड का। तो बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को इसमें, तो इस चीज का आपने बिल्कुल ध्यान देना है। ओके ओके, क्लियर है? तो हाथ खड़ा कर दें, थम्स अप करें, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूंगा। ओके, बाकी आपको इससे पूरी डिटेल में पूरा लेक्चर में आपको एक एक चीज समझाऊंगा, कैसे कौन सी चीजें होती हैं, बिल्कुल हर एक चीज सर्वे में कैसे हमने डील करनी है, तो वो चीज हम लेक्चर वाइज समझेंगे। ओके, तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लम बॉब लाइन एट 2 डिफरेंट प्लेसेस इन सर्वेइंग आर। ओके,
plumb bob line in at two different places in surveying are? तो ऑप्शन है कट एट द सेंटर ऑफ अर्थ, दूसरा ऑप्शन है आपका इंक्लाइन, तीसरा ऑप्शन है आपका पैरेलल टू ईच अदर, और चौथा ऑप्शन है आपका परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो बिल्कुल ऑप्शन आने लग गए हैं, आपके आंसर आने लग गए हैं। मैं देखता हूं सबसे पहले बिल्कुल क्वेश्चन नंबर के साथ आप आंसर दें। तो सबसे पहले आया है अभी सागर का आंसर, सागर, अनिल सिंह नेगी, जितेंद्र, हरेंद्र, सिविल इंजीनियर। तो ये आपकी सीरीज है, बाकी बहुत बच्चे भी सही आंसर नीचे दे चुके हैं। तो बिल्कुल दो प्लम बॉब लाइन क्या होती है, देखो प्लम बॉब तो सभी जानते हैं, एक लट्टू जो सिंपल भाषा में बोलते हैं हम, मैसन्स के पास होता है, इसको हम बोलते हैं प्लम बॉब। तो इसके सेंटर से जो लाइन पास होके जाती है इसको हम बोलते हैं प्लम बॉब लाइन, प्लम बॉब लाइन। ओके, तो अगर देखो आपकी सरफेस प्लेन है, अभी हम प्लेन सर्वेइंग में क्योंकि अर्थ के शेप को कैसा कंसीडर करेंगे, प्लेन। तो अगर आपकी प्लेन है तो प्लेन सर्वेइंग में ये दोनों लाइन एक दूसरे के हमेशा क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। और पैरेलल लाइन की ये प्रॉपर्टी है कि वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो ध्यान दें, दूसरा डिफरेंस यहां से फिर से आ गया है कि दोनों एक दूसरे के क्या रहेंगे, पैरेलल। तो सी ऑप्शन जिसका भी था बिल्कुल सही था। ठीक है, अभी इसके आगे और बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं अभी स्केल से रिलेटेड, तो वो बिल्कुल आपने ध्यान देनी है। तो और वहीं अगर मैं बात करता है जियोडेटिक सर्वेइंग में क्या होता, तो आप लोग आंसर करें जियोडेटिक सर्वेइंग में क्या होता। तो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी है। तो आपको ये बताना है कि अगर जियोडेटिक सर्वेइंग में प्लम बॉब लाइन क्या करती, दो डिफरेंट प्लेस पे से क्या करती, तो ये कहीं ना कहीं ये क्या करती, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती, कहां पे, एट द सेंटर। तो इंटरसेक्ट, ध्यान देना, जियोडेटिक जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन उठा के दे दे, तो आपको उससे रिलेटेड हर डाटा याद रखना है, इंटरसेक्ट एट सेंटर ऑफ अर्थ। ओके, तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर आपका सिक्स्थ पे कहां पहुंच गया, सिक्स्थ पे उत्तर जो दीजिए, अभी सिक्स्थ क्वेश्चन तो आया भी नहीं है। ओके, तो फिफ्थ क्वेश्चन का आपका है, अच्छा सिक्स्थ आप कट एट द सेंटर, अच्छा उसी को आप सिक्स्थ बना के चल रहे हैं, बिल्कुल कोई बात नहीं। तो इंटरसेक्ट एट ईच अदर, बिल्कुल। तो कट एट द सेंटर ऑफ अर्थ, तो ये आपका कब होता, अगर आपकी कौन सी सर्वे होती, जियोडेटिक। और अभी बात हो रही है आपकी किसकी, प्लेन सर्वे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पैरेलल टू ईच अदर। ओके, ऑल क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम मूव करते हैं ये है, फिर से देखें वही चीज मैं आपको बता रहा था जो मैं डिस्कस कर चुका हूं, बहुत इसमें टाइम भी नहीं लगाऊंगा मैं इस क्वेश्चन पे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ प्लेन ट्राइंगल एंड स्फेरिकल ट्राइंगल ऑफ एरिया 195 किलोमीटर स्क्वायर ऑन द अर्थ सरफेस। तो बिल्कुल यही क्वेश्चन हम अभी बिल्कुल डिस्कस कर चुके हैं कि एक 195 किलोमीटर, क्योंकि प्लेन ट्राइंगल कहां फॉर्म होगा, हमेशा प्लेन ट्राइंगल कहां फॉर्म होगा, जियोडेटिक सर्वेइंग में। प्लेन ट्राइंगल कहां पे फॉर्म होगा आपका, प्लेन सर्वेइंग में। और जियोडेटिक में हमेशा क्या फॉर्म होगा, स्फेरिकल ट्राइंगल। तो आपको वही पूछ रहा है कि बिल्कुल सिक्स्थ का सी आने लग गया है कि कितना डिफरेंस होगा। तो स्फेरिकल ट्राइंगल पहली बात कहां फॉर्म होगा, तो स्फेरिकल ट्राइंगल से बहुत क्वेश्चन आने लग गए हैं। तो इस पे जो एंगल, माना इसको ए बी सी, अब ये प्लेन ट्राइंगल है, आपको मैंने बता दिया, इसमें तो क्या होना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होना है, 180 डिग्री होनी है। बट मैंने आपको बताया था ये ऑब्जर्वेशन है, ये आपके ऑब्जर्वेशन है कि इसमें जो सम होता है वो आपका कितने से एक्सटेंड करता है, 1 सेकंड से। तो बिल्कुल 1 सेकंड, सी। बहुतों का ऑप्शन आ गए हैं, मैं फिर से आंसर पढ़ देता हूं जिसके सबसे पहले आए हैं। तो सबसे पहले आंसर दिया है जितेंद्र ने, अनिल सिंह नेगी ने, कपिल नोटियाल ने, फिर से सिविल इंजीनियर ने, पहाड़ी प्रो ने। बिल्कुल बहुत सही, तो इसमें तो टाइम भी नहीं लगाना था। फिर से एक अच्छा क्वेश्चन फिर से आपके सामने है, तो ये प्रॉपर्टीज मैं यहां से आपको सारी समझाते हुए भी चलूंगा। इन जियोडेटिक सर्वे सम ऑफ एंगल ऑफ अ स्फेरिकल ट्राइंगल शुड नॉट बी लेस देन, ओके, ऑप्शन में पढ़ देता हूं, 180, 270, 360 एंड 540। चार ऑप्शन आपके सामने है। आपसे पूछ रहा है कि आपका जियोडेटिक सर्वेइंग में जो सम होगा इंटीरियर एंगल का, सम ऑफ एंगल्स, इंटीरियर एंगल की बात हो रही है, ऑफ अ स्फेरिकल ट्राइंगल शुड नॉट बी लेस देन।
तो डी भी आंसर आ रहा है। देखो डी किसका है, विशाल कुमार जी का। ए भी आ रहा है, ज्यादातर बच्चों का ए आया है, तो बिल्कुल ए आंसर होगा इसका, ध्यान दें। बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा, ए। क्यों, क्योंकि मैं आपको 3 प्रॉपर्टी बता देता हूं। पहली बात, यहां पर क्वेश्चन जो एसएससी में आया था उसने पूछा था, देखो ग्रेटर शुड नॉट बी ग्रेटर देन पूछा था, मैंने आपको खाली लेस करके चेंज कर दिया। तो ग्रेटर पूछा था, तो ग्रेटर का आंसर जो डी बता रहे हैं वो सही होता, बट मैंने यहाँ पे लेस कर दिया। तो आप, मैं क्वेश्चनों को तोड़ रहा हूं आपके लिए, उस चीज को ध्यान दें कि आप लोग आगे गड़बड़ ना करें, इन चीजों को पकड़ें। तो यहाँ पे देखें स्पेरिकल ट्रायंगल, पहली बात तो फॉर्म कहां से होगा, फॉर्म कब होगा आपका, जियोडेटिक सर्वे में। तो 3 इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो ध्यान दें, ए बी सी। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इंटीरियर एंगल का सम शुड बी, सभी इंटीरियर एंगल मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन सबका सम क्या होना चाहिए, शुड बी लेस देन, जो आपका क्वेश्चन भी है, लेस देन 180 एंड सॉरी शुड नॉट बी लेस देन, शुड नॉट बी लेस देन 180 एंड शुड नॉट बी ग्रेटर देन 540। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव बन गए, 540 से बड़ा नहीं होना चाहिए और 180 से छोटा नहीं होना चाहिए इंटीरियर एंगल का सम। अब देखें दूसरी प्रॉपर्टी यहीं से निकाल देते हैं। जब इसने बोल दिया कि एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी का जो सम होगा वो 180 से क्या होना चाहिए, 540 से कम ही होना चाहिए। तो अगर देखें, लेट अस सपोज एक सिचुएशन ले लेता हूं मैं, एंगल ए भी 180 हो गया, लेट अस सपोज ये भी 180 हो गया, ये भी 180 हो गया, लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल, अभी मैं कंसीडर कर रहा हूं। तो इन सभी का सम कितना हो जाएगा, 540। तो इसने बोला है कि 540 नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा कि एनी एंगल, कोई एक भी एंगल, एनी एंगल शुड बी यहीं से देखा, यहीं से बनी, लेस देन 180। तो यहीं से पता चला, क्योंकि तीनों एंगल अगर 180 हो गए तो यानी पहली प्रॉपर्टी हमारी गलत हो जाएगी। तो कोई भी एक एंगल क्या होना चाहिए, 180 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तभी मेरी ये वाली प्रॉपर्टी क्या हो पाएगी, सेटिस्फाई हो पाएगी। ओके, और तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, ध्यान दें, तीनों प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो जाएगी कि लेट अस सपोज ये आपकी ए है, ऐसी वो एक साइड बी है, तो एनी दो साइड का सम, तो एंगल मैं क्या लिख रहा हूं यहां देखें, एंगल साइड ए प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन सी। तो तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी भी दो साइड का जो सम होगा वो क्या होना चाहिए, तीसरी साइड से। प्रदीप रावत जी बिल्कुल जल्दी करेंगे, पर ये ध्यान देना है कि इसमें बहुत क्वेश्चन आपको अभी सीखने जरूरी है, वो एक एमसीक्यू नहीं है, वो बहुत एमसीक्यू है। तो कोई भी दो साइड का सम क्या होना चाहिए, तीसरी साइड से ज्यादा होना चाहिए। तो ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी भी बोल सकते हो, बी प्लस सी शुड बी ग्रेटर देन ए भी आप बोल सकते हो। तो ये तीनों प्रॉपर्टी आपको यहां से लेते हुए चलनी है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से अंकित गौतम जी गुड इवनिंग, बिल्कुल यहां पर बने रहे, क्वेश्चनों को सॉल्व करें। Which of the following survey is used to define property line? तो ऐसी सर्वे जो आपकी प्रॉपर्टी लाइन को डिफाइन करती है, उस सर्वे को हम क्या बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपने ध्यान देना है। तो यहाँ पे आपका कौन सी सर्वे हो जाएगी, वो बिल्कुल आंसर कर रहे हैं, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। बी, बिल्कुल जितेंद्र जी बहुत फास्ट चल रहे हैं, 8th का बी, सिविल इंजीनियरिंग सागर कपिल नोटियाल, बिल्कुल बी को कैडेस्ट्रल सर्वे। तो ऐसी सर्वे जहां पर हम लैंड प्रॉपर्टी या बाउंड्री से रिलेटेड बात करते हैं, लैंड प्रॉपर्टी या बाउंड्री से रिलेटेड बात करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कैडेस्ट्रल सर्वे। ओके, तो ये अकॉर्डिंग टू फील्ड कैटेगराइज किया जाता है। ये एक तो आपको मैंने प्राइमरी क्लासिफिकेशन बता दिया, प्लेन एंड जियोडेटिक, और दूसरा जो है अकॉर्डिंग टू फील्ड ऑफ सर्वे। तो उसमें आपकी लैंड सर्वे, आपकी हाइड्रोग्राफिक सर्वे और आपकी एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, ये 3 आ जाती हैं, ये ध्यान दें। और लैंड के अंदर ही हमारी टोपोग्राफिकल, दूसरी आपकी कैडेस्ट्रल और तीसरी आपकी सिटी सर्वे, ये 3 इसके अंदर आ जाती हैं। तो एक एक करके इनको भी हम समझेंगे। बिल्कुल, तो कैडेस्ट्रल सर्वे इसका सही आंसर है। तो बहुत बच्चों ने बहुत जल्दी आंसर इसका दे भी दिया था, तो बिल्कुल बहुत सही आंसर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैं आपको बता दिया, हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील्स विद द मैपिंग ऑफ, तो पहला ऑप्शन है लार्ज वाटर बॉडीज, दूसरा ऑप्शन है कैनाल सिस्टम, तीसरा ऑप्शन है कलर मूवमेंट और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो ये चार ऑप्शन आपके पास है। तो हाइड्रोग्राफिक, देखिए नाम से ही पता चल रहा, हाइड्रोग्राफिक, मैं आपको धीरे धीरे क्वेश्चनों में ले जा रहा हूं, बिल्कुल हाइड्रोग्राफिक। तो हाइड्रो मतलब होता है वाटर, ओके। तो लार्ज वाटर बॉडीज से रिलेटेड जो भी सर्वे होता है, 9th का ए, देखें किसका है सबसे पहले आंसर, बिल्कुल काजल रावत जी का आया, श्रेय रमोला जी का भी आ गया था, बिल्कुल सभी का ए आ गया है। तो लार्ज वाटर बॉडीज, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन और फिर से देखें जो बच्चे करते हैं, तो लार्ज वाटर बॉडीज से रिलेटेड जो भी होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोग्राफिक और मरीन सर्वे। एक और आता है टोपोग्राफिकल सर्वे, तो इसको भी आप समझते हुए चलें। तो ट्रॉफिग्राफिकल सर्वे क्या होता है, पहली बात तो ये होता है आपका नेचुरल, नेचुरल में कौन आए, जैसे रिवर्स, माउंटेन, ट्री, है ना, एंड मैन मेड फीचर्स, एंड मैन मेड फीचर्स। तो इनसे रिलेटेड जो भी सर्वे होता है उसको हम बोलते हैं टोपोग्राफिकल। तो छोटा क्वेश्चन यहां पे देखना है आपने, अगर हम बात करें रिवर्स की सर्वे की, रिवर्स अगर हम बात करें रिवर्स, तो रिवर्स आपका आएगा किसके अंदर, टोपोग्राफिकल सर्वे की, किसके अंदर आएगा, टोपोग्राफिकल, ओके। बट अगर हम लार्ज वाटर बॉडीज जैसे सी, ओशियंस, ओके, लेक, तो बड़े बड़े, तो वहां पे आपकी बात जो होगी उसकी होगी हाइड्रोग्राफिक की। तो ये थोड़ा कंफ्यूज करता है बच्चों को, ध्यान रखना। रिवर अगर पूछता है तो रिवर आपका वाटर बॉडी है दो, पर ये किसके अंदर आएगा, आपका टोपोग्राफिकल सर्वे के अंदर आएगा। नेक्स्ट, अब हम इसके बाद सीधे न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे। द प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज टू वर्क फ्रॉम, तो आपके ऑप्शन है पार्ट टू होल, होल बाय पार्ट, होल टू पार्ट या होल फ्रॉम पार्ट। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपसे पूछा है कि सर्वेइंग का प्रिंसिपल क्या है, तो पार्ट टू होल, होल बाय पार्ट, होल टू पार्ट या होल फ्रॉम पार्ट। तो देखते हैं 10th का सी, बिल्कुल जितेंद्र जी बहुत फास्ट चल रहे हैं, या तो इनका नेटवर्क तेज चल रहा है। बी बता रहे हैं कौन, अनिल सिंह नेगी जी, अनिल सिंह नेगी जी होल बाय पार्ट। देखें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है आपको, आप हो रहे हो। पहाड़ी प्रो जी भी बी जा रहे हैं, कहाँ है, जल्दी जाके कहाँ जाओगे, सही आंसर दीजिए। जो गलत वालों के नाम पढ़ूंगा इस बार में, बाकी सबके सही है। हरिंदर जी का गलत, पहाड़ी प्रो जी का गलत, सचिन रमोला जी का गलत। इस चीज को तो पकड़े, होल्ड बाय पार्ट कुछ भी बोल दे, मुझे पता है होल टू पार्ट होता है भैया, होल बाय पार्ट, होल फ्रॉम पार्ट मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पता है होल। तो ये छोटी छोटी गलतियां को ही आपने पकड़ना है। आप देखें 30 लोगों से आगे जाने के चक्कर में आप आंसर गलत कर रहे हैं, और अगर आप वहीं 10,000 बच्चों के साथ बैठोगे, 10,000 बच्चों के साथ बैठोगे तो आप कितनी हड़बड़ करने वाले हो, वो चीज आपको आप ध्यान देना है। तो बिल्कुल होल टू पार्ट इसका प्रिंसिपल है। और अगर आपसे कोई बात करे कि दूसरा प्रिंसिपल क्या है, तो दूसरा प्रिंसिपल क्या कहता है, किसी भी दो नोन पॉइंट के रेस्पेक्ट में तीसरे को लोकेट करना। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर ये बनता है कि इसी प्रिंसिपल से हम काम क्यों करते हैं, कि वाई वी यूज द प्रिंसिपल वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, कि हम केवल और केवल होल टू पार्ट को ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, ध्यान दें, एक्यूमुलेशन ऑफ एरर। ये भी मैं पूरा फंडा आपको बताऊंगा। एक्यूमुलेशन ऑफ एरर कैन बी प्रिवेंटेड। अभी क्वेश्चनों की रेंज बढ़ने वाली है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप इसी में ऐसी मात खा रहे हो, तो इसका मतलब आगे क्या होने वाला है ये भी ध्यान दें। तो इस प्रिंसिपल से इसीलिए काम किया जाता है क्योंकि इससे क्या होता है, जो गलतियों का जमावड़ा होता है उसे बढ़ने से रोका जा सकता है। इस चीज को ध्यान देना, एक्यूमुलेशन ऑफ एरर कैन बी प्रिवेंटेड। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से क्वेश्चन है आपका, Which of the following scale of the map is not affected due to shrinking of map? Which of the following scale of the map is not affected due to shrinking of map? ऑप्शन है आपके इंजीनियर स्केल, दूसरा ऑप्शन है आपका ग्राफिकल स्केल, तीसरा ऑप्शन है आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, और चौथा ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन देखते हैं,
बिल्कुल, यहाँ से आना शुरू हो गए हैं। सिविल इंजीनियरिंग बी बोल रहे हैं काजल रावत जी, सी बी, फिर से कुछ बी में है कुछ सी में है, कुछ सी में है कुछ बी में है। कौन सा स्केल आपका श्रिंकिंग ऑफ मैप से अफेक्ट नहीं होता है, ये क्वेश्चन है। ज्यादातर सी आ रहे हैं, बी भी आ रहे हैं, बिल्कुल। चलो देखते हैं। देखें, अगर मैं स्केल की बात करूं, स्केल का मतलब क्या होता है, छोटी सी चीज है, समझे, पूरा डिटेल लेक्चर आपको मैं बाद में पढ़ाऊंगा ही। तो स्केल का मतलब क्या होता है, किसी बड़ी चीज को अगर आपने छोटे में दिखाना है तो जो हम यूज करते हैं वो आपका होता है स्केल। अब स्केल की अगर मैं बात करूं तो दो टाइप के स्केल होते हैं आपका। पहला होता है न्यूमेरिक स्केल, न्यूमेरिक स्केल, और दूसरा होता है आपका ग्राफिकल स्केल। तो ध्यान दें, पहला होता है आपका न्यूमेरिकल स्केल और दूसरा होता है आपका ग्राफिकल स्केल। ओके, अब यहां पे ध्यान दें, बी सी, बिल्कुल। चलो देखते हैं कि कौन सही है, सी होगा, सी होगा। चलो देखते हैं। तो न्यूमेरिक स्केल देखें, न्यूमेरिक स्केल की भी अगर मैं बात करूं तो न्यूमेरिक स्केल के अंदर आपके दो आते हैं। एक आता है आपका न्यूमेरिक, मतलब समझ रहे हैं ना, जहां पर नंबर में आपको रिप्रेजेंट किया होगा। तो पहला आता है आपका इंजीनियर्स स्केल, इंजीनियर्स स्केल, और दूसरा जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो आपका आरएफ से करते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो ये दोनों किसके अंदर आते हैं, आपके न्यूमेरिक के अंदर। अब देखें क्या होता है ग्राफिक स्केल। ग्राफिक स्केल क्या होता है, जब हम कोई मैप, आपने देखा होगा ग्राफ में प्लॉट करते हैं, तो इस तरीके से जैसे आपके ग्राफ के खांचे बने रहते हैं, तो उसमें हम अगर कोई ग्राफ, कोई पेपर में हम उसमें प्लॉट करते हैं, ग्राफ पेपर में, तो उसको हम बोलते हैं ग्राफिकल स्केल। अब देखें क्या होता है, ये जो न्यूमेरिक स्केल होते हैं, इसमें ध्यान देना, ये जो न्यूमेरिक स्केल होते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, बहुत टाइम के बाद हम अगर किसी मैप को पढ़ते हैं तो कोई भी आपके और इफेक्ट हो सकते हैं जिसके वजह से आपका मैप क्या होता है, सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है। तो श्रिंक होने से क्या होता है कि उसकी रीडिंग जो पहले होती है वो नहीं रहती है। तो उस केस में ये आपका हमारा न्यूमेरिक स्केल है, तो उसको हम बोलते हैं आपका कौन सा स्केल, आपका न्यूमेरिक स्केल। तो श्रिंकिंग होगी किसमें, न्यूमेरिक स्केल में। बट पूछा है डू नॉट अफेक्टेड, क्या पूछा है, नॉट अफेक्टेड। तो ग्राफिकल स्केल में क्या होता है, देखें ग्राफिकल स्केल में क्या होता है, जिस रेट से आपकी ये लाइन छोटी हो रही होगी उसी रेट से आपके जो इसके ग्राफ के खांचे होंगे वो भी, अभी मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाह रहा हूं, तो ग्राफ के जो खांचे होंगे वो भी आपके क्या होंगे, छोटे होते रहेंगे। तो इसका मतलब जो ग्राफिकल स्केल है उसमें ध्यान दें श्रिंकिंग का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ध्यान दें जो आंसर है ग्राफिकल मैप। तो देखते हैं किसका सही है। बहुत बी सी में कंफ्यूज है आप लोग, तो ध्यान दें तो ग्राफिकल स्केल इसका आंसर होगा। तो किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। ओके, तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। बाकी डिटेल इसको मैं आपको बस यहां पे मैं हिंट देने के लिए बता रहा हूं, बाकी डिटेल पूरा आप लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। फिर से आपके सामने क्वेश्चन है, व्हेन 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप रिप्रेजेंट्स 10 किलोमीटर ऑन अ ग्राउंड, द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ द स्केल इज। तो बहुत लोग उसी को रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन भी बोल देते हैं। तो इस चीज को आपने समझना है कि इसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ओके, तो अगर 1 सेंटीमीटर ऑन मैप, मैंने बताया था इसके लिए हम यूज करेंगे। अब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन फिर से कोई नया क्वेश्चन बन सकता है, किसके अंदर आता है आपका, कैसा स्केल है ये, आपका न्यूमेरिक स्केल है। कैसा स्केल है, न्यूमेरिक स्केल है। और इंजीनियर स्केल क्या होता है, जैसे आपका कहीं लिखा है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, मतलब सर्टेन सेंटीमीटर इक्वल टू सर्टेन मीटर, तो इसको हम बोलते हैं इंजीनियर्स स्केल। ओके, इस चीज को ध्यान रखेंगे आप। तो यहां पे पूछा है आपसे कि 1 सेंटीमीटर अगर मैप में 10 किलोमीटर है तो आपको बताना है मैप का स्केल क्या होगा। तो 12th का ए बताने लग गए हैं बहुत से बच्चे। बिल्कुल 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 सही है, क्योंकि आपका सिंपल आरएफ का फॉर्मूला क्या होता है, मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस, ग्राउंड डिस्टेंस। तो या इसी को हम बोल देते हैं एक्चुअल डिस्टेंस भी, एक्चुअल डिस्टेंस भी। ओके, तो मैप में जो है पर यूनिट क्योंकि रेशियो है तो ध्यान दें यूनिट सेम होगी, यूनिट सेम, यूनिट सेम। तो मैं मैप में देख लेता हूं, फॉर्मूले में 1 है और ग्राउंड में 1 किलोमीटर है, तो मीटर में चेंज करूंगा तो ये बढ़े मेरे, और फिर मीटर को सेंटीमीटर में तो 2, तो टोटल ओवरऑल कितने बढ़ गए, 5 जीरो। तो आपका आंसर जो है ए, बिल्कुल सही आंसर है ए, बिल्कुल।
ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगातार आएंगे आपके। द स्केल ऑफ 1 इंच इज इक्वल टू 100 फीट इज मेंशन्ड इन एन ओल्ड मैप। कोई स्केल है जिसमें 1 इंच बराबर 100 फीट मेंशन किया गया है, कहां पे, किसी ओल्ड मैप में। तो पूछ रहा है व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट स्केल। तो करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट स्केल क्या होगा? ओके ऑप्शन है, पहला मैं पढ़ देता हूं। 1 सेंटीमीटर बराबर 12 मीटर। दूसरा ऑप्शन है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। सिविल इंजीनियर जी सी के साथ हैं, आशीष कुमार जी ए के साथ हैं, चलो देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है 1 सेंटीमीटर बराबर 6 मीटर। और चौथा ऑप्शन है 1 सेंटीमीटर बराबर 6 सेंटीमीटर। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो 1 इंच अगर 100 फीट है किसी पुराने मैप में, तो ये बताओ व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट स्केल। ओके तो जो भी ये सी के साथ आए हैं, आप थोड़ी चीजों को रट रहे हैं, आप समझ कम रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर वो आप लोग का आंसर जो प्रीवियस ईयर में आया था, यहाँ पे 50 फीट लिख दिया था। तो 50 फीट में आपने 6 मीटर देखा, जल्दीबाजी में फिर से गलत करके आ गए। देखो यही चीजें आपने पकड़नी है, बार बार बोल रहा हूं मैं। तो अगर मेरे को दोनों को सेंटीमीटर वाला स्केल है तो दोनों को 1 यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सीधे बताता हूं, कपिल नौटियाल जी भी सी के साथ आ रहे हैं, बताओ। ए के साथ बहुत कम बच्चे आए हैं, फिर भी आशीष कुमार सबसे पहले आए, विशाल कुमार ए के साथ है, हरिंदर कंडारी जी ए के साथ, अब ए के साथ सभी आ रहे हैं। बिल्कुल अब देखते हैं। तो 1 इंच, मैं थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, आप लोग बिल्कुल हेडफोन से परे अपनी कॉपी पेन पे यूज करें। तो 1 सेंटीमीटर का 1 इंच का मतलब होता है नियर अबाउट 2.54, तो मैं इसको 2.5 सेंटीमीटर लिख सकता हूं। और फिट में अगर मैं बात करूं तो 1 फिट आपका कितने का आता है, 30 सेंटीमीटर। मैं सीधे चेंज कर दे रहा हूं, मैंने सारी यूनिट किस में चेंज कर दी, सेंटीमीटर में। तो खाली कैंसिल आउट करनी है आपने। तो 2.5 से ये 40 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से 1 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा 1200 सेंटीमीटर। तो 1200 सेंटीमीटर, या इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 12 मीटर। बताओ इतनी छोटी छोटी गलतियां आप लोग कैसे कर रहे हैं, खुद देखें आप। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 12 मीटर। तो जिसका भी 12 मीटर है बिल्कुल सही आंसर है। चलो फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट स्केल। देखें अभी लेवल धीरे धीरे, जो अभी मैं छोटे छोटे क्वेश्चन इसलिए भी करा रहा हूं क्योंकि आप देख रहे हो कि उन क्वेश्चनों को भी आप गलत कैसे करके आ रहे हो। तो क्या कंपटीशन में आप छोड़ के आ रहे हो वो देखें आप। ओके तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट स्केल। तो ऑप्शन है 1:500, 1:1000, 1:20, 500, और चौथा ऑप्शन है आपका 1:50,000। ओके तो ये सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा आपका स्मॉलेस्ट स्केल है। ओके तो चला देखें इसको, कौन सा स्मॉलेस्ट स्केल है। मेरे को आंसर दीजिए, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। 1:500, 1:1000, 1:2500, या 1:50,000। ओके तो ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो आपको आंसर करना है। तो देखते हैं किसके आंसर आ रहे हैं आपके। फोर्टीन्थ का डी, डी डी बिल्कुल डी। चलो बिल्कुल, तो बी आपका स्मॉलेस्ट पूछा है। देखें लार्जेस्ट पूछा होता तो आपको बताया आरएफ का फॉर्मूला क्या होता है, सीधे मैप अपॉन ग्राउंड, मैप अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। ओके तो मैप में कितना है, मैप में आपको पता है जो भी चीज है। तो अब देखें 1:1 अपॉन समथिंग 500, या मैं दूसरा लिख देता हूं 1:50,000। तो अभी आपको देखो, मैं आपको बाद में प्रॉपर समझाऊंगा, बस अभी आपको ये ध्यान रखना है कि इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, ऊपर वाले को इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में जितना बड़ा टर्म होगा तो आरएफ उतना क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि ये चीज जितनी बड़ी होगी ये इतनी छोटी होगी। और अगर आरएफ छोटा होगा, तो एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, अगर आरएफ छोटा होगा
तो स्केल क्या होगा आपका, स्मॉल होगा। और अगर आपका आरएफ बड़ा होगा तो स्केल क्या होगा, बड़ा होगा, लार्ज। लार्ज और एक्यूरेट दोनों। ओके, तो ललित भट्ट जी 12th क्वेश्चन सर कंफ्यूजन है। बिल्कुल ललित भट्ट जी, अभी मैं लाता हूं आपके लिए 12th क्वेश्चन में, फिर से चलते हैं। तो यहां पे सिंपल आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं दोनों को लिखूं, देखें रेशियो आरएफ से समझ ले, दोनों तरीके से समझ ले। तो आरएफ जितना बड़ा उतना लार्ज स्केल, और आरएफ जितना छोटा उतना स्मॉल स्केल। तो अगर इन दोनों चीजों को मैं लिखूं 1:500 और दूसरा लिखूं मैं 1:50,000, ओके, तो 1:50,000, तो इन दोनों में आपको देखें रेशियो के बाद, या ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं, जितनी छोटी टर्म तो आरएफ उतना बड़ा और स्केल उतना बड़ा, और रेशियो के बाद जितनी छोटी टर्म, रेशियो के बाद सॉरी जितनी बड़ी टर्म आरएफ उतना छोटा और स्केल आपका उतना छोटा। तो रेशियो के बाद सबसे बड़ी टर्म किसमें है वो देखें, तो रेशियो के बाद सबसे बड़ी टर्म है ये। तो आपका स्मॉलेस्ट पूछा होगा तो आंसर होगा डी, जो सबने दे ही दिया है। और अब से अगर लार्जेस्ट पूछा है तो ऑप्शन होगा ए। तो ए आपका यहाँ पे लार्जेस्ट है और डी आपका स्मॉलेस्ट है। तो ललित भट्ट जी के साथ भी चलते हैं। तो ललित भट्ट जी क्या कंफ्यूजन है इसमें, चलो देखते हैं। 12th क्वेश्चन ये है 12th क्वेश्चन। ओके, 1 सेंटीमीटर ऑन मैप रिप्रेजेंट्स 10 किलोमीटर ऑन ग्राउंड, द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ द स्केल। तो ये आपसे पूछा है, तो कंफ्यूजन क्या है इसमें बताएंगे आप, ठीक है। मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस या एक्चुअल डिस्टेंस। तो मैप में देखें वो आपकी, मैंने 10 किलोमीटर लिखा है यहाँ पे, देखें 10 मीटर नहीं है 10 किलोमीटर है। तो एक मैप में आपकी 1 सेंटीमीटर है और ग्राउंड में 10 किलोमीटर है। बिल्कुल, आप मेरे को एक बार मैं दोबारा आ जाऊंगा इस क्वेश्चन में, आप ललित भट्ट जी बताएंगे। ओके, 10 की पावर 6 होगा, 1 2 3 4 5 6 कैसे, 1 मीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, ओके, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। कैसे आप देखें, थोड़ा सा मैं आप एक बार इसको पूरा इरेज कर देता हूँ। अच्छा, आपको थोड़ी यूनिट में कंफ्यूजन, मैं आपको बताता हूँ। 1 किलोमीटर आपका 1000 मीटर, ओके, और 1 मीटर आपका 100 सेंटीमीटर, ओके। तो एक अगर मैं सीधे आ जाऊं किसमें, आपका सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो 1 सेंटीमीटर आपका किसके बराबर हो जाएगा, 1 2 3 इसके बढ़े, आपके 2 इसके और बढ़ गए, ओके। तो ये ध्यान रखना है आपने, ओके। अगर वो आपको ध्यान रखना है, क्या इसमें क्या कंफ्यूजन, 1 0 कम है, ओके, 1 सेंटीमीटर, तो मैंने तो सेंटीमीटर में चेंज किया है आपका, ओके ओके। 10 किलोमीटर, सॉरी, बिल्कुल मैं 1 किलोमीटर लेके चल रहा था, बिल्कुल सही किया है, ओके, ठीक है, बिल्कुल ये ऑप्शन इसमें से कोई भी नहीं होगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल छोटी, बिल्कुल 1 10 पहले से है, सही है। चलो सॉरी मेरी तरफ से, बच्चे बिल्कुल बता भी नहीं रहे, ऐसा अटेंटिव भी होना है, बिल्कुल ललित भट्ट जी थैंक यू, ओके। तो बिल्कुल सही है, ये हमारे लॉजिक बिल्कुल सही है, 1 किलोमीटर 1000 मीटर, बस मैं 10 मीटर को आपका इसके साथ लिंक करना भूल गया हूँ, ओके। तो 10 मीटर के साथ आपका बाकी तो 3 2 5 और ओके है। तो सॉरी आपकी मेरी तरफ से छोटी सी आपकी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, बट इसमें कोई बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है, ओके थैंक यू। आगे बढ़े, ऑल क्लियर। देखो आप बहुत बच्चे, 1 2 बच्चों ने ही ध्यान दिया, बल्कि केवल ललित भट्ट का कमेंट आया था इस चीज के लिए। ये छोटी मिस्टेक्स हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, देखो साथ साथ, ओके। एनी डाउट, उसके अलावा कोई डाउट तो नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ अ मैप ए, मैप ए आपका पूरा स्केल है, ओके, मैप ए आपका पूरा स्केल है, हैविंग 1:10,000 एंड अनदर मैप बी हैविंग 1:5,000, ओके। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है इन 4 ऑप्शंस में से। वो पुराने क्वेश्चन में किसी को डाउट तो नहीं है, बिल्कुल मेरी मिस्टेक है, वो कैलकुलेशन मिस्टेक है, ज्यादा उसमें कुछ नहीं है, तो उस चीज को भी आप समझे। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, 15th का बी लेके आ गए हैं, बिल्कुल आपका कौन, अनिल सिंह नेगी जी 15th का डी लेके आया, पहाड़ी प्रो 15th का डी, सागर नवानी बी, डी,
बिल्कुल, यहाँ देखें दो स्टेटमेंट दिए हैं, बिल्कुल जो डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही है। दो स्केल है, अभी स्केल का हम फंडा समझ चुके हैं। ए स्केल है, मैं एक जीरो बढ़ा के लाया हूं यहाँ, एसएससी में एक जीरो कम था तो ये 10,000। और बी स्केल जो है आपका 1:5,000, तो यहां से साफ साफ पता चल रहा है बी स्केल आपका लार्ज है। तो लार्ज मतलब पैमाना, लार्ज का मतलब क्या होता है, पैमाना किसका बड़ा है। तो जिसका पैमाना बड़ा होता है वो स्केल आपका एक्यूरेट और डिटेल्ड भी होता है, ये ध्यान दें, एक्यूरेट ऑब्लिक डिटेल्ड। पूरे स्टेटमेंट भी तो पढ़ रहे हैं और ऑप्शन भी तो है आपके सामने। ओके, तो इन चीजों को बिल्कुल डी जिसका है, बिल्कुल पहाड़ी प्रो आए थे बिल्कुल सही आंसर के साथ सबसे पहले। बाद में भी बहुत बच्चे जो बी कर रहे हैं, समझ पाए आप, तो बी नहीं होगा इसका आंसर। बी के साथ साथ बी सही है अपने आप में, बट ओवरऑल इस आंसर का सही नहीं है। तो बी आपका लार्ज स्केल मैप तो है ही, बट डिटेल्ड भी है किसके कंपेयर में, मैप ए के। तो बिल्कुल आपका बोथ बी एंड सी आंसर होगा। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, डी। तो इंडिविजुअली देखें तो बी भी सही है, सी भी सही है, बट अगर हम ओवरऑल बात करें तो आंसर क्या होगा इसका, डी। तो जिसको डी आंसर होगा उसको मार्क्स मिलेंगे और किसी को नहीं मिलेंगे, ना बी वाले को मिलेंगे ना सी वाले को मिलेंगे। ओके ओके, चलो ओके तो बोल दो आप लोग, बिल्कुल कंपटीशन में खोगे, मुझे तो कुछ ओके भी नहीं बोलते रहो आप लोग, ठीक है। इन चीजों को भी बताएं। चलो फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन। A rectangular plot of 16 kilometer square in area is shown on a map by a similar rectangle area of 1 square kilometer। ओके, ये क्वेश्चन तो बहुत लोग बिल्कुल ऐसे करके बैठे होंगे कि इसका आंसर भी एकदम बता देंगे। तो RF ऑफ द स्केल टू मेजर डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर विल बी। अब आए, ओके बिल्कुल बिल्कुल, ओके बिल्कुल। तो ऑप्शन है 1:1600, 1:4 लाख, 1:400 या 1:16 लाख। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो 16 किलोमीटर स्क्वायर एरिया का है, आपसे ये बोल रहा है कि अगर एक उसको रिप्रेजेंट किया है सिमिलर एरिया से जो आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, तो आपको ये बताना है कि इसका स्केल क्या होगा। सागर नवानी जी सी के साथ 16th का सी बताने लग गए हैं बहुत बच्चे। चलो सी कौन सा है, 1:400 बता रहे हैं आप लोग, इसका मतलब सी। और कोई कुछ अलग आंसर के साथ आए तो मैं इसमें डिस्कस भी करूं। कुछ अलग आंसर के साथ आए, एक क्वेश्चन समझे, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, मुझे एरिया दिया है, यहाँ पे एरिया दिया है, एरिया। कोई भी दूसरे आंसर के साथ तो आए नहीं, बी के साथ आए पहाड़ी प्रो, और कोई केवल एक आंसर चेंज करके आए हैं बस। अभी देखें यहाँ पे एरिया दिया है रेक्टेंगुलर, मुझे नहीं पता डायमेंशन क्या है, मुझे एरिया दिया है 16 किलोमीटर स्क्वायर। अब मैं 16 किलोमीटर स्क्वायर का बिल्कुल एज इट इज तो मैं बना नहीं सकता हूं, तो मैं क्या करता हूं, इसको एक छोटे एरिया में बना लिया है बाय अ सिमिलर रेक्टेंगल जिसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। प्रियंका बी, देखो सी वाले तो बिल्कुल गलत है, इसमें सी वाले बिल्कुल गलत है। मैं आपको बताऊं, मैंने आपको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन सिंपल आपको 40 किलोमीटर पूछ रहा हूं, खाली कंफ्यूज कर रहा, तो आपका आरएफ तो जो एक ही यूज होना है। ओके, तो आरएफ आपका क्या होता है, मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड या एक्चुअल डिस्टेंस। भैया यहाँ पे डिस्टेंस बोला है, ये 16,400 कैसी बात कर दी आप लोगों ने, डिस्टेंस बोला है, यहाँ पर आपको एरिया दिया है, आप लोग कैसे कंपेयर कर दे रहे हो एरिया और इस डिस्टेंस को। ओके, तो यहाँ पे ये बिल्कुल गलत है, डी वाले तो बिल्कुल दूर हो जाए, बी आंसर बिल्कुल सही है इसका। देखें तो यहाँ पे आपको सिंपल अगर मैं समझू तो 16 किलोमीटर स्क्वायर सिंपल भाषा में समझते हैं इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, और सिंपल में समझते हैं तो मैं क्या इसको 16 किलोमीटर को ऐसा भी तो लिख सकता हूं, 4 किलोमीटर इंटू 4 किलोमीटर, तो 4 इंटू 4 मतलब 16, और किलोमीटर स्क्वायर का किलोमीटर स्क्वायर सेम बात रहेगी। और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को मैं सिमिलरली लिख सकता हूं 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर दैट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रिलेशन है। तो आप लोग कैसे कि मैप एरिया अपॉन ग्राउंड एरिया तो कभी नहीं बोला मैंने,
मैप एरिया अपॉन ग्राउंड एरिया तो कभी नहीं बोला, मैंने बोला मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। अब आ रहे हो बिल्कुल आंसर के साथ। तो मैप डिस्टेंस, मैप डिस्टेंस, तो मैप में तो डिस्टेंस होगी, लेंथ होगी, विड्थ होगी, वो यूनि डायमेंशन है, एक डायमेंशन की है आपकी। तो यहाँ पे देखें, यहां से मैं साफ साफ लिख सकता हूं, ये कंक्लूड कर सकता हूं, 1 सेंटीमीटर जो होगा आपका 4 किलोमीटर के बराबर होगा। ओके, तो अब जब इतना आप समझ चुके हो, इसके बाद तो आप लोग बिल्कुल होशियार हो। इसके बाद आप लोग खुद ही आंसर करते हैं, बी होगा या सी होगा। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 4 किलोमीटर होगा। इसके बाद आप लोग बिल्कुल खुद आंसर करें कि 1 सेंटीमीटर बराबर 4 किलोमीटर, ये चीज आई है, वो आईएएस का क्वेश्चन है, आईईएस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 4 किलोमीटर, एरिया नहीं बोला है, डिस्टेंस बोला है, फॉर्मूले को थोड़ा बोल सकते हैं हम। तो आंसर करें अब आए हैं मोनिका भट्ट जी, अभी भी डी के साथ चल रहे हो आप लोग, बी बी बिल्कुल अब आएगा आपका। तो यहां से बिल्कुल मैं चेंज कर देता हूं, अभी यूनिट में मैं गड़बड़ नहीं करूंगा। 4 लाख 1 2 3 4 5 ओके है ना, जीरो ओके है, देख लें, जीरो ओके है, देख लें एक बार फिर से। ओके, तो ऑप्शन बी जिसने भी दिया गिन लो, जीरो 1 2 3 4 5। तो क्या कंफ्यूजन क्लियर है? ऑल क्लियर है? बी होगा सर। अब आए जितेंद्र सिंह, अभी आप भी डी बोल रहे थे शायद, तो बी होगा ना, बिल्कुल ओके, क्लियर है इस चीज को, कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस बोल दें एक बार फिर से। चलो, अब और अच्छा लेवल आने वाला है, थोड़े जो वर्नियर स्केल वगैरह श्रंक स्केल के क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। ओके, बने रहेंगे लास्ट तक। इस चैप्टर के बाद आप प्रीवियस ईयर पूरा एक बार छान लेंगे। फिर से एक क्वेश्चन पढ़ता हूं जो मेरा फेवरेट है फिर से। द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ फील्ड हैविंग एन एरिया 75600 मीटर स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर ऑन मैप। तो व्हाट इज द स्केल ऑफ मैप? देखें, हरिंदर जी बोल रहे हैं कि रेक्टेंगल बोला है आपने स्क्वायर, मैं यहां पर स्क्वायर एज्यूम नहीं किया, मैंने आपको बताया है जस्ट आप इस तरीके से उसको लिख सकते हैं। मैं आपको ये नहीं बोला कि स्क्वायर है, आप कोई और डायमेंशन भी आप देख सकते हैं, बट जो 1 सेंटीमीटर की डायमेंशन आएगी वो आपका उसी के इक्वल आएगी। आप डायरेक्ट चाहे अंडर रूट भी लगा सकते हैं। ओके, वो बस समझाने का तरीका है, स्क्वायर एज्यूम नहीं किया है मैंने। ओके, तो यूनिट आप चाहे जो भी करें, मल्टीप्लीकेशन जो करें, यहाँ एरिया के मैंने कंपेयर किया है। ओके, तो ये क्वेश्चन का आंसर दें। तो ऑप्शन है आपके 1:400, यूकेपीएससी का क्वेश्चन है, फेवरेट वन। 1:40 लाख, 1:2000 एंड डी आपका नन ऑफ दीज। तो आपको ये बोला है कि लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ फील्ड हैविंग एरिया 75600 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर ऑन मैप। व्हाट इज द स्केल ऑफ मैप? तो चलो देखते हैं, जितेंद्र जी डी के साथ आए, सचिन रमोला जी सी के साथ आए, डी के साथ आए हरिंदर कंडारी जी, बिल्कुल आंसर होगा डी। भैया वहां जो वैल्यू आई थी 336 आई थी, मैंने चेंज कर दी तो क्या गलत कर दिया? 336 आई थी तो चेंज कर दिया तो क्या गलत कर दिया मैंने? तो सिंपल चीज है, फिर से इसको बेसिक फंडे से समझे। देखें हरिंदर जी, फिर से वही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज होगा कि एक फील्ड है जिसका एरिया दिया है, देखो मैं फिर से एरिया को कंप्यूट कर रहा हूं, 75600 मीटर स्क्वायर। ओके, तो यहां पे इसका आंसर भी बता दे, डी तो होगा पर आंसर भी बता दे मुझे। तो अब ये चीज मैं सेम प्लॉट नहीं कर सकता, तो मैंने क्या किया, ये लेंथ बनी जो 12 सेंटीमीटर की बनी और जो विड्थ बनी ये 7 सेंटीमीटर की बनी। तो इसका मतलब कुछ स्केल लिया होगा तभी तो ये चीज बनी होगी, तो वही स्केल आपसे पूछ रहा है। तो आप मान ले स्केल एक्स स्केल मान लें। तो यहां देखें, अगर ये 12 आपकी मैप में है तो यही चीज फील्ड में जाके कितनी हो जाएगी, 12x। और जो ये चीज 7 है, देखें वही चीज मैं बार बार बोल रहा हूं, जो स्केल है वो दोनों डायमेंशन में अप्लाई होगा, ऐसा नहीं कि लेंथ ही लेंथ में। तो वो कितना हो जाएगा आपका 7x। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब एरिया इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 75600। पर मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि यूनिट शुड बी सेम, यूनिट शुड बी सेम। तो इनटू 10 की पावर, 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 100, फिर एक 100 और मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर, तो 10 की पावर 4। तो अब ये दोनों बराबर इस डायमेंशन हो चुकी हैं, बिल्कुल 1:900, 1:30 नहीं 1:900 आएगा आपको, नहीं 1:3, चलो अभी देखते हैं 3000 आएगा मेरे ख्याल से।
ओके चलो देखते हैं 3 3 से। अब देखें यहाँ से सीधे क्या चीज कट रही है, तो 12 12 से 7, तो ये कितने बार गया देखें, ये मेरे ख्याल से कटा है 9 टाइम्स। एक बार करके देखें, 9 टाइम्स कटा है, 9 टाइम्स कटा है। 7 5 6 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 7, 9 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ है। मुझे जो तो आंसर आप लोग नन ऑफ दीज तो बता रहे हैं, पर फिर भी बहुत गलत बता रहे हैं। अमित पुरोहित जी 30,000, बिल्कुल काजल रावत जी और ये सागर नवानी जी आए हैं सही आंसर के साथ। ओके, तो यहाँ पे देखें 9 टाइम्स ये कैंसिल आउट हुआ है, 9 टाइम्स, तो ये हुआ 9 × 10 की पावर 6। बट ये आपने निकाली है एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ना कि एक्स की वैल्यू। तो थोड़ा जो कंफ्यूज हो रहे हैं यहां पर देखें फिर से, ये आपने निकाली है एक्स स्क्वायर की वैल्यू, आपको चाहिए एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा। तो 9 का रूट हो जाएगा 3 और 10 की पावर 6 के रूट में आ जाएंगे 3 0। भैया ये कहाँ, बिल्कुल जो छोटे छोटे गलतियां कर रहे हैं। 1:3000 इज द राइट आंसर। नन ऑफ दीज तो होगा, बट स्केल क्या होगा इसमें, 1:3000। तो ये जो 900 प्रियंका 9 टाइम्स, अच्छा ये इन्होंने आंसर सही दिया है। ये हरिंदर कंडारी जी फिर से गड़बड़, पुरोहित जी गड़बड़, 900 पहाड़ी प्रो। तो इन चीजों को समझ पाए आप? क्या आपका डाउट क्लियर है इस क्वेश्चन को लेके? देखें बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 1:3000 इज द स्केल। ओके, एनी डाउट? ओके है तो ओके कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके है ओके करें। द स्केल in which 3 successive dimensions can be measured at a time। ऐसा स्केल जिसमें 3 सक्सेसिव डायमेंशन हम एक टाइम पे पढ़ सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड स्केल, डायगोनल स्केल, प्लेन स्केल या वर्नियर स्केल। चार ऑप्शन है, कॉर्ड स्केल, डायगोनल स्केल, प्लेन स्केल, वर्नियर स्केल। ओके सर जी, ओके बी के आंसर के साथ आने लग गए हैं। बिल्कुल डायगोनल स्केल फिर से समझ लेंगे बाद में। तो डायगोनल स्केल में हम 3 सक्सेसिव डायमेंशंस पढ़ सकते हैं, 3 सक्सेसिव डायमेंशन। और प्लेन स्केल में हम पढ़ सकते हैं 2 डायमेंशंस ओनली, 2 डायमेंशंस ओनली। तो बहुत लोग इसका सही आंसर, विकास पवार जी इसका अभी भी सी बता रहे हो आप, प्लेन स्केल कैसे बता रहे हैं? बाद में आप भी बता रहे हो। देखो ये छोटी छोटी गड़बड़ मत करें, मैं वही बात बता रहा हूँ। 25-30 बच्चों के सामने आप आगे आने के चक्कर में, देखो ये रेस तो है, 26 बच्चों के आगे आने के चक्कर में आप गलत कर रहे हो। जब आप वो सिनेरियो देखो जब आप 10,000 बच्चों के साथ पेपर दे रहे होगे, या जब आप एसएससी में लाखों बच्चों के साथ पेपर देते हो, तो उस समय आप लोग क्या गलती करते हो। हमारे सेशन का मकसद ही यही है कि जो ये बारीक बारीक गलतियां हड़बड़ आप कर रहे हो उसको आप सॉल्व करो, यहीं पर आप उसको क्लियर करें। ओके, तो ये चीजों को ध्यान दें। बिल्कुल बी इसका आंसर होगा, डायगोनल स्केल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्नियर स्केल इन विच 10 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज नोन एज। ओके, तो ऐसा स्केल जिसमें 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल जो होंगे, ये होगा, इसका मतलब वर्नियर स्केल तो होगा ही, पर वर्नियर के भी बहुत टाइप होते हैं आपके। ओके, वो चीज हम देखेंगे। तो ऐसा स्केल जिसमें 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल जो होगा, 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? सॉरी कोई बात नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं है। देखिए यहां पर गलतियां कर ले, वहां मत कीजिए इस चीज को। तो डायरेक्ट वर्नियर, डबल वर्नियर, एक्सटेंडेड वर्नियर या रेट्रोग्रेड वर्नियर। तो आंसर आने लग गए हैं। सागर नवानी जी ए, विकास पवार जी ए, विशाल ए, अनिल सिंह नेगी ए, उत्तर ज्योति ए। बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्ट वर्नियर। ठीक है, डायरेक्ट वर्नियर। तो डायरेक्ट वर्नियर में क्या होता है देखें, एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल जो होते हैं, n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल होते हैं, डिवीजन ऑफ मेन स्केल होते हैं। तो इसको मैं अगर यहीं पर समझ लूं, अगर आपका वर्नियर में 10 डिवीजन है, वर्नियर में मतलब इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है, n बराबर 10, तो दैट इज वर्नियर।
तो इसका मतलब मेन में कितने हो जाएंगे, इसका मतलब n-1 दैट इज 9। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट वर्नियर। तो जिसने भी डायरेक्ट आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर दिया है, बिल्कुल n-1 बिल्कुल सही जा रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द वर्नियर इज लॉन्गर देन, अच्छा सेम ही टाइप का आ गया है क्वेश्चन, भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, देखें। इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर is longer than the smallest division of its primary scale, the vernier is known as। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, डायरेक्ट वर्नियर, डबल वर्नियर, सिंपल वर्नियर या रेट्रोग्रेड वर्नियर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा डी आंसर, चलो देखते हैं और किसी का कोई। तो ऐसा स्केल जिसमें स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर जो है, वर्नियर का जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो लार्जर है किससे, आपका स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ इट्स प्राइमरी स्केल। तो बिल्कुल डी आ गया, इसमें कोई संदेह की बात भी नहीं है। तो अभी अभी अगर देखें, हमने दो बताए हैं जो मेन है, आपको आपने ध्यान रखना है। पहला है आपका डायरेक्ट और दूसरा है आपका रेट्रोग्रेड। तो मैंने बताया था एन डिवीजन वर्नियर के क्या होता है, n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ओके, तो इसका मतलब अगर इसको मैं यहीं पर ही समझूं, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह थोड़ा समझे, जिसको किसी का डाउट भी है, जो काजल रावत जी ए बता रहे हैं, देखिए छोटा सा कंफ्यूजन जो बच्चा करता है उसी को मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, और क्वेश्चन के बाद आप बताएंगे क्लियर हो पाया या नहीं। इसका मतलब इसमें 10 है डायरेक्ट के केस में, तो इसमें 9 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेन स्केल, लेट अस सपोज ये मेन स्केल है, ये आपका मेन स्केल है, ठीक है, मेन स्केल है, लेट अस सपोज मेन स्केल। ओके, तो इसमें लेट अस सपोज 9 डिवीजन, 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन, 5 डिवीजन, 6 डिवीजन, 7 डिवीजन, 8 डिवीजन, 1 2 9 डिवीजन माना है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, इसको मिटा देते हैं, बस यहीं तक रखते हैं। तो 9 डिवीजन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेन स्केल में ऐसे 9 डिवीजन है, तो इसी के अंदर जो वर्नियर स्केल होगा उसमें कितने डिवीजन होंगे, 10 डिवीजन होंगे। तो 10 डिवीजन होंगे मतलब ये थोड़ा इससे पहले होगा, 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ओके, तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट के केस में आप देख रहा होगा जो वर्नियर स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन है, जिसको हम उसकी लीस्ट काउंट भी कह सकते हैं। जो स्मॉलेस्ट रीडिंग हम किसी इंस्ट्रूमेंट में पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, वो छोटा है, स्मॉल है, किससे, स्मॉलेस्ट डिवीजन, ये जो है ये किसको दिखा रहा है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल को दिखा रहा। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो इस चीज को ध्यान रखना कि डायरेक्ट के केस में क्या होता है कि जो स्मॉल है, क्योंकि 9 खांचे के अंदर मेन स्केल के उसके कितने आने हैं, 10 आने हैं, तो ऑब्वियसली जो उसका एक डिवीजन होगा उससे छोटा होगा। तो स्मॉलेस्ट स्मॉलर देन उस आपका, कि इसमें क्या होगा डायरेक्ट में, कि आपका जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होगा वर्नियर स्केल का वो स्मॉलर होगा मेन स्केल से। और वहीं अगर हम बात करें अगर रेट्रोग्रेड की, तो उसमें क्या होता है, n डिवीजन ऑफ वर्नियर इक्वल टू n+1। तो इसका मतलब अगर 11 डिवीजन है आपके लेट अस सपोज मेन स्केल के, तो उसके अंदर केवल 10 डिवीजन आएंगे। तो 10 डिवीजन आएंगे, इसका मतलब जो उसका स्मॉलेस्ट डिवीजन होगा वर्नियर का वो स्लाइटली ज्यादा होगा। बाकी लेक्चर में आपको अच्छे से और बता सकता हूं मैं, तो वो थोड़ा स्लाइटली ज्यादा होगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर इज लॉन्गर, तो बिल्कुल जिसका रेट्रोग्रेड था, इस कंफ्यूजन को क्लियर कर पाया मैं आपके, बिल्कुल आप लोग बताएं, मुझे रिस्पॉन्स दें कि रेट्रोग्रेड जो होगा उसमें जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होगा वो स्लाइटली क्या होगा, बड़ा होगा वर्नियर का, किससे, मेन से। और वही बात अगर मैं डायरेक्टली करूं तो उसमें वर्नियर का जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होगा वो स्मॉलर होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं इसके, जो एसएससी है बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है इसके, वो स्मॉलर होगा किससे, मेन स्केल से, किसमें, डायरेक्ट वर्नियर में। तो ऑल क्लियर है, ओके है ये, अगर डाउट क्लियर हो गया है काजल जी और कोई, वैसे ज्यादातर का डी आ गया था, तो समझाने वाली चीज अगर क्लियर हो चुकी है तो ओके करके बताएं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपका मूव कर सकता हूं। क्लियर सर, यस सर, बिल्कुल। और कैसा लग रहा है सेशन वो भी बताते रहे आप, बिल्कुल। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल आर इक्वल टू 11 डिवीजन ऑफ मेन स्केल ऑफ ईच 0.1 mm,
व्हाट इज द लीस्ट काउंट? ऑप्शन में आपके पढ़ देता हूं, 0.009, 0.01, 0.1 और 1.1। जितेंद्र जी डाउट क्लियर, बिल्कुल डाउट क्लियरिंग सेशन भी है ये। ओके ठीक है, काजल राउत जी को समझ आ पाया तो ओके। तो आपको बताना है कि 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल आर इक्वल टू 11 डिवीजन। पहले तो मुझे बताओ स्केल कौन सा है, सबसे पहले तो बताओ स्केल। आंसर तो क्या बात की बात है ना, पहले आप मुझे बताएं स्केल कौन सा है। तो साफ साफ बात है, पहले तो आप यही चीजें पकड़ना शुरू कर दें। तो 10 डिवीजन आपके वर्नियर के हैं और 11 डिवीजन आपके किसके हैं, मेन स्केल के। तो n डिवीजन ऑफ वर्नियर इक्वल टू, इसका मतलब n+1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। दैट मीन्स इट इज, कौन सा आंसर बताएं? केवल किशोर गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देरी होगी आज, कोई बात नहीं, चले देखें अभी आगे को देखें, अच्छे क्वेश्चन अभी और जारी हैं। तो आंसर तो आपके आने लगे हैं बी। मैंने पूछा स्केल कौन सा है, पहले तो ये स्केल कौन सा है, रेट्रोग्रेड। ठीक है, तो ध्यान दें, एक स्केल मैंने अभी बताया था आपको डायरेक्ट, और दूसरा होता है आपका रेट्रोग्रेड। तो अगर मैं इक्वेशन वाइज बात करूं तो मैंने अभी अभी देखा था n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल में मैंने बोला था किसके, डायरेक्ट में। तो अगर मैं n इंटू वी कर दूं, v मतलब दैट इज स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर, तो मुझे क्या मिल जाएगा, n-1 इंटू एस। ठीक है, तो यहां ध्यान देना, v क्या है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर। तो आप अगर मैं इसकी पिछले स्लाइड में लेके जाऊं आपको, देखें ये देखें, तो अगर मैं n आपका नंबर ऑफ डिवीजन है टोटल, और स्मॉलेस्ट डिवीजन ये है वर्नियर का, तो इससे मैं टोटल नंबर ऑफ डिवीजन को मल्टीप्लाई करूं तो ये टोटल डिस्टेंस आएगी। सिमिलरली अगर मैं स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ इससे टोटल डिवीजन ऑफ इसको मल्टीप्लाई करूं तो सेम डिस्टेंस। तो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो मैं इजीली लिख सकता हूं कि n इंटू वी इक्वल टू n-1 इंटू एस। सिमिलरली मैं यहां ये भी लिख सकता हूं, इससे आगे क्वेश्चन रिलेटेड है, 0.1 सेंटीमीटर से रमोला 21 का सी। चलो देखते हैं और कोई रेट्रोग्रेड, चलो देखते हैं, रेट्रोग्रेड है, ए आंसर है, रेट्रोग्रेड है। चलो देखते हैं क्वेश्चन, और यहां पे जो इसके लिए इक्वेशन बनेगी n इंटू वी इक्वल टू क्या बनेगी, n+1 इंटू एस, जहां पर s आपको दिखा रहा है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल, जो मैंने आपको डायग्राम में दिखा दिया, v दिखा रहा है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर, और आपका जो n है वो नंबर ऑफ वर्नियर को दिखा रहा है। बिल्कुल, अब देखें यहां पर आंसर फिर गड़बड़ कर रहे हैं बहुत लोग। अब अगर मैं लीस्ट काउंट की बात करूं, अगर मैं लीस्ट काउंट की बात करूं तो मैं आपको कैलकुलेट करके भी बता दूंगा, अगर किसी को डाउट है तो आप बता दें मुझको कि कैलकुलेट करके बताना है। पर लीस्ट काउंट की अगर मैं बात करूं तो हर केस में s/n ही आने वाला है, तो आपको इसमें कोई ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है। आपका लीस्ट काउंट क्या होगा, s माइनस वी। आप यहाँ पे करोगे तो आपका लीस्ट काउंट, इसमें भी s आपका क्या आएगा, s/n ही आएगा, और यहां पर आपको v माइनस एस करोगे तब भी आपका s/n ही आएगा। तो लीस्ट काउंट का आप ध्यान रख ले, फॉर्मूला s/n ही होने वाला है। तो अब देखें यहां पे क्या क्या दिया है, मैं सारी इंक इरेज कर रहा हूं। तो यहां पे देखें, तो सिंपल यहां पे क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं, एस स्मॉलेस्ट क्या क्या दिया है, देखें मेन स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन 0.1 दिया है। तो जो जो चीज दी है लीस्ट काउंट के लिए देखें 0.1 अपॉन आपको नंबर ऑफ डिवीजन, n क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर है, वर्नियर है 21 का सी आंसर। बिल्कुल सी आंसर कहां से आएगा, सी तो नहीं आएगा, 0.1 है, और आपके डिवीजन कितने हैं, 10 डिवीजन है, 10 डिवीजन है। तो 10 डिवीजन 1 डिवाइडेड बाय 10, 0.01 इज द आंसर, दैट इज बी आंसर। बी आंसर इज राइट, बी आंसर इज राइट। कोई आया बी, देखते हैं बी किस किस के आंसर आए थे। 20 का डी बताने लग गए थे अनिल सिंह नेगी जी, और कोई, किसी को कोई डाउट है इसमें, देखें बी बिल्कुल अब आए हैं बी के साथ। कोई डाउट है, देखें छोटे छोटे क्वेश्चन डाउट कर रहे हो तो मैं फिर से इसमें बहुत अच्छा सेशन आपका ले दूंगा, वर्नियर स्केल और आपका रेट्रोग्रेड स्केल, डायरेक्ट स्केल पर। अगर आपको डाउट है तो बिल्कुल बताएं, गड़बड़ ना करें, गड़बड़ ना करें। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला आपका हर केस में s/n ही आना है, लीस्ट काउंट का s/n ही आना है, n। तो बस आप जो चीज चाहिए उसे पकड़े ना, बाकियों से आपको जी सर आ गया, ओके नो डाउट, ओके। एंड बिल्कुल मैं आपको छोटी छोटी चीज, क्वेश्चन भी उसी तरीके से मैं आपको अरेंज करते हुए ले जा रहा हूं कि आपके हर डाउट वहीं पे क्लियर होते रहे क्वेश्चनों के साथ।
बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में चल रहे हैं हम पहले टाइप्स ऑफ सर्वेइंग पढ़ी हमने, अर्थ का शेप पढ़ा हमने, प्रिंसिपल पढ़ा हमने, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन पढ़ा हमने, आपका अब वर्नियर डायरेक्ट वर्नियर के क्वेश्चनों में आ गए। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके मैंने बिल्कुल उसी प्लेटफॉर्म में आपके लिए लगाए हैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है फिर। डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिवीजन रिक्वायर्ड ऑन द वर्नियर स्केल। ओके, if it is combined with main scale of least count 0.5 mm full stop, the least count of the combination required is 0.05 mm for the direct vernier। आपको बोल रहा है number of division of vernier scale, that means you have to find n, the value of n। अब देखें, भले ही जो भी चीज आपको दी हो, आप उन चीजों में ध्यान दें। लीस्ट काउंट 0.11 आएगा। लीस्ट काउंट 0.11 कैसे आएगा जितेंद्र जी, कैसे बता रहे हैं? एक बार पिछले से फिर से देखें, एक बार लीस्ट काउंट 0.11। तब तक आप लोग इसका आंसर दीजिए। जितेंद्र जी के लिए ले जाता हूं मैं क्वेश्चन, यहाँ पे आ जाएं। लीस्ट काउंट का देखें, डिवीजन ऑफ वर्नियर से मतलब है ना, आपको मेन स्केल से थोड़ा मतलब है। ओके, तो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल जो दिया है 0.1 दिया है, अपॉन, हो सकता है मेरे से कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है, अगर नहीं है तो फिर आप यस भी बोल दें नहीं है, तो 10 डिवीजन अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। आपको ज़्यादा किसी से मतलब ही नहीं है, तो 0.1 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 0.01 ही आएगा मेरे हिसाब से। कोई डाउट है फिर से देख लें एक बार। जितेंद्र सिंह जी ओके है तो आप देख लें। चलो मैं अपने क्वेश्चन की तरफ ही बढ़ता हूँ। आपका डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिवीजन रिक्वायर्ड ऑन द वर्नियर स्केल इफ इट इज कॉम्बाइंड विद द मेन स्केल ऑफ लीस्ट काउंट 0.5 mm, the least count of the combination required is 0.05 mm for the direct vernier। तो 22 का आंसर देखते हैं। डी बता रहे हैं काजल रावत जी, पहाड़ी प्रो जी डी बता रहे हैं। ओके चलो देखते हैं। देखें, भले ही इसमें इतनी चीजें दी हैं, आप देखें इसमें क्या क्या दिया है। अगर मैं चीजों को भी पकड़ लूं, इट इज कॉम्बाइंड विद मेन स्केल ऑफ लीस्ट काउंट। मेन स्केल ऑफ लीस्ट काउंट मतलब एस, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल, दैट इज 0.5 mm। जितेंद्र सिंह जी ओके है ना? ओके, ये आपका लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, दैट इज मतलब स्मॉलेस्ट डिवीजन, उसको समझे। लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल का कहने का मतलब है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ओके, एंड लीस्ट काउंट ऑफ द कॉम्बिनेशन मतलब टोटल इंस्ट्रूमेंट की जो लीस्ट काउंट हम निकालते हैं उसी को हम बोलते हैं लीस्ट काउंट ऑफ द कॉम्बिनेशन, दैट इज 0.05 mm। अच्छे क्वेश्चन आने शुरू हुए हैं। तो आपको नंबर ऑफ डिवीजन बताना है, तो मेरे पास सीधे लिस्ट काउंट का फॉर्मूला है तो क्या, एस अपॉन एन। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल आपको दिया ही है 0.5 अपॉन 0.05। तो इसको आप सॉल्व करोगे बिल्कुल 10 आ जाएगा। तो 10 या डी आंसर जिसका भी सही था तो वो बिल्कुल सही है। 22 का डी, बहुत देर लगाई आप लोगों ने डी आने में भी। आप देखें कंफ्यूज करेगा, कंफ्यूज अगला क्वेश्चन में लाऊंगा आपको मैं थोड़ा सा। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन में जिसका सबसे पहले आंसर आएगा उसको मैं समझूंगा कि वो चीज समझ रहा है क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन को करें। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ द रेट्रोग्रेड वर्नियर स्केल if the least count of the combination of the main and vernier scale is 0.02 mm, the least count of the main scale is 1 mm। ओके, मैं इसके लिए आपको जरूर टाइम देने वाला हूं, तो आप लोग इसको सॉल्व करें, देखें सबसे पहले आंसर किसका आता है। तो फिर से मैं क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूं, तब तक आप लोग क्वेश्चन ट्राई करते रहें। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ one division of retrograde vernier scale if the least count of the combination of the main and vernier scale is 0.02 mm and least count of the main scale is 1 mm। तो आंसर आपके ऑप्शन है 0.98। बिल्कुल आपको टाइम दूंगा मैं इसके लिए, फिक्र मत करें। 1.03, 1.02। थोड़ा सा मैंने इसको चेंज किया है क्वेश्चन को, मैं तो आपका ये एसएससी का ही क्वेश्चन है, तो मैं आपको दोनों तरीकों से इसको समझाऊंगा। विवेक गोसाई जी आए हैं सबसे पहले डी आंसर के साथ। डी आंसर विवेक गोसाई जी पहले का है इसका है, ये भी बता दें मुझे। ओके चलो देखते हैं और कोई।
और कोई? मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। 23 का डी बता रहे हैं विवेक गोसाई जी। चलो देखते हैं बिल्कुल विवेक गोसाई जी आए हैं सही या गलत आए हैं। और ये देखें बिल गलत आंसर, गलत आने के साथ जल्दी में गलत आने से अच्छा है क्या सही आंसर के साथ थोड़ा लेट में आएंगे, तो वो कोई बात नहीं है। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर नहीं रहे हैं, अगर इसका मतलब आप लोगों को हमारी मेहनत अच्छी नहीं लग रही है या तो और क्या होगा। ठीक है विवेक गोसाई जी, चलो देखते हैं। फिर से जितेंद्र सिंह जी भी डी के साथ आए हैं, चलो देखते हैं। हरिंदर कंडारी जी ए के साथ आए हैं। 23 का ए के साथ हरिंदर कंडारी जी आए हैं, चलो देखते हैं। और कोई? एक आंसर और आता है तो मैं अपना पेन स्टार्ट करता हूँ। संदीप शर्मा जी, पेन स्टेट लेवल में बिल्कुल पूछे जाते हैं, जहाँ से जितने क्वेश्चन आपसे लोगों से होते हैं ये आप लोगों की धारणा बन चुकी है, वो आपके लिए पूछे जाएंगे। आपके लिए जो क्वेश्चन थोड़ा हाई हो गया तो आप पूछते हो कि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे नहीं पूछे जाएंगे, ये बिल्कुल 100% आपको गारंटेड क्वेश्चन है, ये पूछे जाएंगे, बिल्कुल पूछे जाएंगे संदीप शर्मा जी। ठीक है, तो आपको कंपटीशन में रहना है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। आज की डेट में यूथ कंपटीशन टाइम, एसएससी जेई प्रीवियस ईयर सब करके बैठे हैं, थोड़ा अपना कॉन्सेप्चुअल दिमाग बनाओ। तो जिसका उस टाइम पे क्वेश्चन हिट कर गया, मैं भी आपको एक तरीका और बताने वाला हूँ, जिसका उस टाइम पे दिमाग सही हिट कर गया ऐसे क्वेश्चंस करके वो बिल्कुल सही जाएगा। सागर नवानी जी ए के साथ आए हैं फिर से, तो दोनों बिल्कुल। चलो देखते हैं, चलो छोड़ो। अब देखें यहाँ पे क्या दिया है, हमें सबसे पहले निकालना है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ रेट्रोग्रेड, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ वन रेट्रोग्रेड 1 ईयर स्केल, दैट मीन्स वी हैव टू काउंट वी, क्योंकि वन डिवीजन में या बोल दूं या स्मॉलेस्ट डिवीजन में बोल दूं तो मुझे वी काउंट करना है। अब वी काउंट मैं करूंगा, चलो ठीक है। अब मेरे पास डाटा क्या है पहले मैं ये देख लेता हूं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ द मेन एंड 1 ईयर स्केल, तो लीस्ट काउंट जो कॉम्बिनेशन की है वो है आपकी 0.02। ओके, लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल दैट इज एस, दैट इज एस, है ना, 1 mm। अब देखें मेरे पास तो एक ही, यहां पे एक चीज देखें जो बहुत लोग गड़बड़ करके हैं, रेट्रोग्रेड लिखा है भैया, रेट्रोग्रेड, एक एक शब्द को पकड़े आप। ए वाले अभी देखें, चलो देखते हैं, रेट्रोग्रेड लिखा है, तो रेट्रोग्रेड के लिए मेरे पास इक्वेशन क्या होती है, n+1 इंटू एस इज इक्वल टू n इंटू वी, ये होती है मेरे पास इक्वेशन। अब यहां से थोड़ा जल्दी पेन चला के आप लोग जल्दी सॉल्व करें, तो देखते हैं 23 का डी बता रहे हैं, चलो देखते हैं। ओके, ये मेरे पास रिलेशन है रेट्रोग्रेड का, मुझे पता है। अब मुझे क्या आपकी गिवन है, एस तो चलो ओके है ना, वी मुझे निकालना है, पर अगर मुझे इसी इक्वेशन में एन और मिल जाए तो मेरा काम हो जाए। तो एन निकालने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है, लीस्ट काउंट इक्वल टू एस अपॉन वी, सॉरी एस अपॉन एन। ओके, तो एस अपॉन, इसको मैं चेंज करता हूं एक मिनट, इरेज, एस अपॉन एन है। ओके, तो इसको फिर से आ जाता हूं इसमें, एस अपॉन एन, तो यहां से आपको n मिल जाएगा। तो n कैसे मिल जाएगा, देखिए s की वैल्यू आप रख दें, कितनी थी 1, और आपकी लिस्ट काउंट है 0.02, तो n इजीकली यहां से आपको 50 कैलकुलेट होके आ जाएगा। n आपका 50 कैलकुलेट होके आया है। अब आ रहे हैं बच्चे बहुत सारे, अब हरिंदर जी डी आए हैं, देखें तो n आपका कैलकुलेट होकर आया है 50। ओके, तो यहां पे आप वैल्यू रख दें बस, तो यहां पे रख दूं तो 51 इंटू एस इक्वल टू 50 इंटू वी, तो आपको एस भी दिया ही है 1। ओके, तो इसको सॉल्व करोगे तो 51/50 दैट इज 1.02। तो जो भी डी आंसर के साथ आए थे, सबसे स्टार्टिंग से नाम लूंगा मैं फिर से, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वो लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए हैं। बिल्कुल विवेक गोसाई जी जबरदस्त चल रहे हैं बिल्कुल। तो 1.02 आंसर आएगा यहाँ पे। इस चीज को, अगर मेरा क्वेश्चन ये था, अगर यहीं पर रेट्रोग्रेड की जगह अगर डायरेक्ट लिखा होता तब आपका आंसर चेंज होना था, अगर डायरेक्ट लिखा होता तब आपका आंसर दूसरा होना था। तो अगर डायरेक्ट होता तो उसका आंसर क्या होता, तो अगर डायरेक्ट होता उसका क्या आंसर होता, मुझे ये बताओ। मैं इरेज ऑल इंक कर रहा हूं, समझ में आ गया सभी को ये क्वेश्चन, ऑल क्लियर, बिल्कुल। अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट का होता, डायरेक्ट का, तो आंसर क्या आता,
तो आंसर कुछ भी आता, देखें मुझे यहाँ पर पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। अगर ये क्वेश्चन सच में यहाँ पर डायरेक्ट लिखा होता, अब देखें एसएससी में कुछ भी नहीं लिखा था तो इसलिए उसने डायरेक्ट को लेके मारा आंसर। अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब डायरेक्ट है। ओके, तो मैंने डायरेक्ट को यहाँ पे जबरदस्ती आपका रेट्रोग्रेड कर दिया। ओके, तो डायरेक्ट होता है तो देखें आप अगर चीजों को समझ पाए, मैंने स्टार्टिंग में 1-2 पॉइंट बोले थे। मैंने ये बोला था कि आपका डायरेक्ट वर्नियर में जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है वर्नियर का स्मॉलेस्ट डिवीजन वो स्मॉलर होता है मेन स्केल के स्मॉलेस्ट डिवीजन से, बताया था। तो यहां पे आपको अगर ऑप्शन आप देखते तो मेन स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन तो 1 है, तो इसका मतलब 1 से तो छोटा ही आना है, 1 से तो छोटा ही आना है। आप बिना पेन चलाए भी इसको ए बोल सकते थे, चेक कर लेना। वैसे तो बिना पेन चलाए भी आप इसको 0.98 बोल सकते थे। ऑल क्लियर, क्या ये समझ पाए हो आप? और अगर मैं रेट्रोग्रेड की भी बात कर रहा होता तो 2 ऑप्शन तो मेरे दूसरे पहले हट ही जाते, केवल ये 2 ऑप्शन बच जाते। किसी को नहीं भी पता था तो 2 में वो तुक्का मारने के लिए थोड़ा 50-50 में अच्छा भी रहता है। तो क्या इस चीज को आप पकड़ पाए हैं? ये देखें, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ डायरेक्ट वर्नियर इज स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल, दैट इज 1 से छोटा ही होगा। तो 1 से छोटा होगा तो एक ही ऑप्शन तो मेरे सामने पड़ा था 0.98, है ना? ऐसा वहां ही एसएससी का क्वेश्चन था, तो एक झलक से भी निकाल सकते थे। देखें संदीप शर्मा जी पकड़ पा रहे हैं इस चीज को, यही क्वेश्चन आप कह रहे थे। तो अगर क्लियर हो गया है इसका डाउट, अगर आप इतने क्वेश्चन दिमाग से कर रहे हैं तो आप ओके चल रहे हैं। ओके, तो बिल्कुल अगर समझ में आया है, डाउट क्लियर हो गया है तो ओके करके बिल्कुल थम्स अप करके आगे बढ़ते हैं। 2-3 क्वेश्चन और हैं। आप लोग भी बोर हो रहे हो गए, अब टाइम ज्यादा हो गया तो मैं 1-2 क्वेश्चनों को खत्म कराता हूं। ओके, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द मेन स्केल दैट इज इक्वल टू 8 डिवीजन ऑफ एक्सटेंडेड वर्नियर। ऑप्शन है 7, ऑप्शन है 9, ऑप्शन है 15, ऑप्शन है 16। देखें दो जो मेन टाइप हैं वो आपके हैं कौन से? डायरेक्ट एंड रेट्रोग्रेड। जो आपके 2 टाइप है मेन वो है डायरेक्ट और रेट्रोग्रेड। अब इसके एडिशनल भी आते हैं जैसे एक्सटेंडेड, डबल, है ना? ये आपके इसके आगे के एडवांस्ड वर्नियर है, डबल। ओके, तो ये आपके एक्सटेंडेड फॉर्म है। ओके, तो अब देखें यहाँ पे पूछा है एक्सटेंडेड, तो एक्सटेंडेड के लिए एक छोटी सी बात जो अभी आप यहाँ से लेके जाएंगे वो ये है, जैसे वहां n-1 डिवीजन n डिवीजन के बराबर था, वही n+1 था n के। तो यहाँ पे जो मेन स्केल का वर्नियर स्केल के n डिवीजन होते हैं वो होते हैं आपके 2n-1। किसके बराबर होते हैं? 2n-1 डिवीजन के बराबर होते हैं। किसके? मेन स्केल के। तो आपसे पूछा है नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ मेन स्केल बताओ, मेन स्केल बताओ। तो कम से कम अपनी ये अप्रोच भी रखें आप, कैसे कैसे जल्दी जल्दी बिल्कुल 15 आंसर दे दिया, सॉरी 15 सचिन रमोला, विशाल कुमार, बिल्कुल 24 का सी बहुत होगा आगे है, विकास पवार, अमित पुरोहित। तो कोई बात नहीं, बिल्कुल सही है। एन की वैल्यू ही मैंने पुट करनी है, तो 2 × 8-1 दैट इज 16-1 दैट इज 15 आंसर। तो 15 इज द राइट आंसर। तो जिसका भी 15 है बिल्कुल फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने फिर से एक सही क्वेश्चन किया है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। बस खत्म होने वाला है सेशन, ज़्यादा टेंशन मत लें। बिल्कुल इसके लिए मैं फिर से आपको टाइम दूंगा। अब ये चीज़ भी देखो, आप बताओ 1.5 घंटे 2 घंटे बैठने की आदत भी है या नहीं है? ये हर एक चीज़ आपको यहीं से तैयार करके जानी पड़ेगी। बहुत अच्छा आने के बाद भी बच्चे गलत कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि 1.5-2 घंटा बैठने की आदत ही नहीं है। 2 घंटे में आप कितने बार इधर उधर क्या आप कंसंट्रेट होकर हेडफोन लगा के उस क्वेश्चन को कर रहे हैं सॉल्व। ये देखें, अब मैं क्वेश्चन आपका बिल्कुल स्क्रीन में पढ़ रहा हूँ। अ लाइन ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन ओरिजिनल स्केल इज श्रंक टू 9.5 सेंटीमीटर। एक लाइन है 10 सेंटीमीटर की ओरिजिनल मैप में, वो श्रंक होके 9.5 सेंटीमीटर हो गई है। कैलकुलेट द श्रंक स्केल if the original scale on the map is 1 centimeter is equal to 10 मीटर। तो यहां पर आपका क्वेश्चन है और ऑप्शन आपके बिल्कुल सामने पड़े हैं। 1:1000, 1:, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, गेट का क्वेश्चन है। 1:1:1111, सी आया 1:1100 और डी है आपका
नन ऑफ दीज। तो सिंपल एक फॉर्मूला होता है इसमें, अगर आपने श्रंक स्केल या रिड्यूस्ड स्केल निकालना होता है। तो डी ऑप्शन के साथ है पहाड़ी प्रो। चलो देखते हैं श्रंक स्केल। तो दैट इज श्रंक रेशियो डी। चलो देखते हैं श्रंक रेशियो इनटू ओरिजिनल स्केल। डी के अलावा कोई और है? बिल्कुल बताएं आप। तो श्रंक रेशियो आपका होता है श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। बिल्कुल नेगी जी बहुत सही चल रहे हैं, इसका मतलब आंसर भी दे रहे हैं। तो श्रंक रेशियो आपका होता है, उसने 9.5 दिया था, मैंने थोड़ी वैल्यू चेंज कर दी आप लोगों को चेक करने के लिए। बिल्कुल अच्छा चल रहे हो आप लोग, अब क्वेश्चनों को आप ध्यान दे रहे हो। तो इस सेशन का मोटिव भी यही था कि आप क्वेश्चन को देख रहे हो या नहीं। अब आप में मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है मुझ में भी कि आप लोग क्वेश्चन को कंसिडर कर रहे हो। तो श्रंक लेंथ आपकी 9.5 है अपॉन आपकी ओरिजिनल लेंथ है 10 सेंटीमीटर इंटू ओरिजिनल स्केल 1:1000। तो दैट इज 1/10,000 डिवाइडेड बाई 9.5। ओके, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल नेगी जी बिल्कुल सही ऑप्शन के साथ आए हैं। 1 रेशियो, क्योंकि रेशियो में ऐसे लिखी जाती है 1:2 में 5:2 या 5:3। ओके, 5:2 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। तो ये आपका स्केल हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज। कोई डाउट है किसी को तो बताएं, डाउट क्लियर है तो ओके बोलें। कोई भी डाउट है अभी तक आपके दिमाग में आया इन 25 क्वेश्चंस में तो मुझे बिल्कुल बताएं, यस सर या नो सर करके। अगर यस सर है तो कौन से क्वेश्चन में आया है, तो फिर मैं आगे को आपका बढ़ूं। बिल्कुल बहुत लोगों का बिल्कुल डी आ गया था, बिल्कुल सही आंसर के साथ आए हैं आप। बिल्कुल चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन भी है आपका, बिल्कुल बने रहेंगे। Which of the following statement is correct for estimating the correct area from a map of shrunk factor of f? ओके, तो आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला ऑप्शन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। दूसरा ऑप्शन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ f। तीसरा ऑप्शन है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू f। और चौथा ऑप्शन है आपका इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ f। बताओ आप यस सर नो सर भी नहीं बता दे रहे हो। ये गलत बात है देखो आप लोगों की। आप यस सर नो सर बिल्कुल, जो बच्चे एक्टिव हैं बिल्कुल ये लोग तो बोल सकते हो आप यस सर नो सर, तभी हमें पता तो चले कि लास्ट तक कौन बना हुआ है, कौन लास्ट तक बैठने की कोशिश कर रहा है। आपको इन सब में से ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। बी के साथ आ रहे हैं, डी के साथ आ रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ f, बी के साथ आ रहे हैं, बी के साथ आ रहे हैं। चलो कोई नहीं, देखें अगर यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है, फिर से मैं आपको बताऊंगा, छोटी छोटी चीजें नहीं पकड़ रहा हूँ। आप करेक्ट एरिया लिखा है, क्या लिखा है? करेक्ट एरिया फ्रॉम अ मैप। ओके, तो करेक्ट एरिया ऑन अ मैप आपने बताना है। बिल्कुल जितेंद्र सिंह, बिल्कुल यस सर, हाँ बिल्कुल यस सर तो बोलना है। तो मैं क्वेश्चनों को तो आपको लेके जाऊंगा बिल्कुल अच्छी सैर पे। तो करेक्ट एरिया, तो देखें यहाँ पे अभी मुझे ज़्यादा नहीं पता है, मैं आपके लिए फॉर्मूले अगले स्लाइड में बिल्कुल लेके आया हूँ। तो श्रंक फैक्टर का मुझे पता है श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यहां से मैं ओरिजिनल लेंथ या एक्चुअल लेंथ ऑन मैप भी बोल सकता हूं। उसको क्या बोल सकता हूं? ओरिजिनल लेंथ क्या है आपकी, एक्चुअल लेंथ ऑन मैप ही तो है, तो उसको मैं लिख सकता हूं श्रंक लेंथ, या जो आपकी, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, श्रंक लेंथ क्या आपकी मेजर्ड लेंथ है जो आपने बाद में नापी है। तो क्वेश्चनों में इस चीज को कंफ्यूज मत करें, अपॉन श्रंक फैक्टर। ओके, अपॉन, यहां से देखें इसी फॉर्मूले से लाया मैं, अपॉन श्रंक फैक्टर। तो अगर लेंथ की बात होती है तो आपका ये फॉर्मूला हो जाता है कि श्रंक लेंथ अपॉन श्रंक फैक्टर। और अगर मैं वहीं पर करेक्ट एरिया की बात करूं, तो इस फॉर्मूले में कुछ नहीं होगा, मेजर्ड एरिया, दैट इज श्रंक एरिया भी बोल सकते हो उसको आप, मेजर्ड एरिया अपॉन एरिया है तो आपका क्या हो जाएगा, श्रंक फैक्टर का स्क्वायर। और ऐसे ही अगर वॉल्यूम पूछता तो मेजर्ड वॉल्यूम अपॉन श्रंक फैक्टर का क्यूब। बिल्कुल आज विवेक कोसाइन नंबर 1 में चल रहे हैं, तो इस चीज को देखें। ओके, तो यहां पे देखें
तो इसका देखते हैं आंसर किसने दिया है। 26 का डी, बिल्कुल किस किस का आंसर सही है वो देखते हैं। 26 का डी, विशाल कुमार जी डी में आए थे। दीपक नेगी जी बी गलत, आशीष बी गलत, काजल रावत जी बी गलत, ललित भट्ट जी डी सही। ओके, जो डी वाले अमित पुरोहित जी डी, तो बिल्कुल डी जिसका आपका है वो आपका सही है। तो दैट इज द करेक्ट एरिया या मेजर्ड एरिया या करेक्ट वॉल्यूम या जो भी है, ये बात कहाँ हो रही है, मैप में हो रही है, मैप में। तो इसका आंसर जिसका भी डी आया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां से साफ साफ रिलेशन दिख रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ श्रंक फैक्टर। ओके, एनी डाउट? तो अगर मैं बात करता वही फील्ड में, करेक्ट एरिया ये तो मैप में था, अगर मैं बात करता फील्ड में तो कुछ नहीं, इस श्रंक फैक्टर की जगह आप आरएफ ऑफ श्रंक स्केल कर देंगे, आरएफ ऑफ श्रंक स्केल कर देंगे। ओके, तो ये नेक्स्ट स्लाइड में बिल्कुल हर फॉर्मूले मैंने लिखे हैं आपके लिए। तो श्रंक स्केल का जो फॉर्मूला होता है श्रंक फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल, तो ये आप बिल्कुल पढ़ें इसको। और तब तक मैं आपको ये ध्यान दें कि आपको ये सेशन कैसा लगा। बिल्कुल आप देखें यस सर, नो सर जो भी बोलेंगे हमको वो चीज़ मोटिवेट करेगी। क्या आपके इस सेशन में पूरे डाउट क्लियर हो पाए? मैं आपको एश्योर करा सकता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि अगर आप इतने क्वेश्चन बिल्कुल बारीकी से कर रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर कोई सा भी उठाए फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग से आप बहुत अच्छे तरीके से उसको निभाओगे। ओके, तो बिल्कुल यस सर, नो सर इसमें कहने में या क्वेश्चन डाउट पूछने में लाइव इंटरेक्शन का मतलब ही यही है हमारा, कि आप हर चीज को लाइव इंटरेक्ट करें। तो हर चीज का अगर मैं देखें वही चीज मैं आपको बिल्कुल बता चुका हूँ, हर चीज का फॉर्मूला श्रंक फैक्टर का आपको बता दिया, मैप में करेक्ट डिस्टेंस का मैंने बता दिया, करेक्ट एरिया होगा तो स्क्वायर आ जाएगा बता दिया था, यहाँ पे क्यूब होगा, ये क्यूब है। ओके, तो ऐसे ही अगर आप बात करते हैं फील्ड में तो कुछ नहीं, इस श्रंक फैक्टर की जगह आरएफ ऑफ श्रंक स्केल हो जाएगा। ओके, तो ये चीज बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल ये बताएं। देखें बिल्कुल जबरदस्त सेशन था, काजल राउत अच्छा लगा, पूरे डाउट। हाँ, यही जो आजकल देखें ट्रेंड के क्वेश्चन है खासकर स्केल के, तो इन चीजों को आपने ध्यान देते हुए चलना है, तो हम ताकि आपके लिए और अच्छे क्वेश्चन और इधर उधर क्वेश्चन आपके लिए ला सकें, तो इन क्वेश्चनों को भी आपने ध्यान में देते हुए चलना है। और ये नहीं करना है कि 30 बच्चों से आगे बढ़ने के चक्कर में आप गलत क्वेश्चनों को आंसर दे रहे हैं। इस चीज को ही सिखाना हमारा मेन मकसद है, क्योंकि बच्चे को बहुत कुछ आने के बाद भी वो छोटी छोटी जो गलतियां करता है तो उन गलतियों को पकड़ाना खुद उनसे ही। तो ये हमारे पूरे सेशन का मकसद है। और आपको ये सेशन कैसे लगा बिल्कुल अपनी राय जरूर दें, बिल्कुल हमको हर चीज़ बताएं। और अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल आप लाइक शेयर सब्सक्राइब, तो बिल्कुल हर एक यूट्यूब चैनल की प्राइमरी पहले और लास्ट की बोलने वाली चीज़ ही यही है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। ओके, तो थैंक यू क्लास, बाकी सेशन हम नेक्स्ट करते हैं कल।